तो कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह से, जहाँ पर एक लड़की बोल रही थी, प्राचीन काल से हमारे कल्टीवेशन की दुनिया में पावरफुल लोगों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन तुम कमीने फैन के बच्चे, तुम बिना कुछ किए ही सिर्फ अपनी लो फैमिली के बैकग्राउंड के कारण यहाँ तक पहुँच गए। क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती, जो एक नल्ला इंसान होने के कारण अपने बाप के दम पर उड़ता रहता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम लुओ फैन है, जो की प्रेस्टिजियस लुओ फैमिली का सक्सेसर है। और उस लड़की की बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर के बगल में बैठी लड़की, जिसका नाम चांग है, वो भी गुस्से में बोलती है, तुम कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ट्रीजर पवेलियन के शानदार इवेंट्स की माँ बहन करने की। चल बता आखिर तू किस सेक्ट की मेंबर है, ताकि मैं भी उसकी माँ बहन एक कर सकूं। वो भी लाइक, मैडम प्लीज गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मेरे शब्द उन लोगों के लिए है जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, देख रही हो इस लड़की को, इसमें तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, जो यंग मास्टर फैन के साथ इस तरह से बातें कर रही है। दूसरी भी लाइक, अरे हाँ यार, ये तो सच में कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है, जो लुओ फैमिली के साथ टक्कर ले रही है। तभी तीसरी बोलती है, हाउ इंटरेस्टिंग, अब देखते हैं आखिर इस लड़की के साथ क्या होगा। और इन सब की बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचती है, तुम सब चुड़ैल कहीं की, कभी भी समझ नहीं पाओगी कि आखिर चल क्या रहा है। ये लुओ फैन, जो कि इमोर्टल लुओ फैमिली का वंशज है, ये महिलाओं के प्रति कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो वक्त भी जरूर आएगा जब ये तुम सबको एक एक करके पेल के छोड़ देगा। तभी चांग बोलती है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे इस पुअर गेस्ट सिलेक्शन के लिए, अगर आप बोले तो मैं इसे अभी यहाँ से लात मारकर निकलवा दूं। फैन बोलता है, अरे नहीं, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद चांग भी मनी मन सोचती है, अरे यार, ये तो सच में कितना अच्छा इंसान है, जैसा कि मैंने सुना था। बस समय का इंतजार, इसके बाद इसका दिल जीतना उतना भी मुश्किल नहीं लगता। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी सोचता है, ये सारा ड्रामा बिल्कुल स्कूल कैंपस के लव रोमांस जैसा लग रहा है। और अपने बारे में बताता है, जब मैं 18 साल का था तब अचानक इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया, और यहाँ की सारी चीजों को देख के लिटरली मेरी तो गांड फट गई थी। मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में क्या कुछ नहीं किया, एक अच्छी जिंदगी के लिए साला अच्छे ग्रेड्स लाए ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। तभी घर वालों ने भी कह दिया कि पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी लड़की मिलेगा। मेरा बाप भी लाइक, अगर पहले ही अच्छा लड़की मिलेगा तो काहे पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन मेरा मेहनत घंटा भी काम नहीं आया और मैं डिमोटिवेट हो गया, और मैं इतना हिलाया जिसके कारण मेरे शरीर में कमजोरी हो गई और मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गया। और उसी टाइम मैंने कसम खा लिया कि भगवान, अगर मैंने दोबारा पैदा ले लिया तो कसम से किसी भी चीज के लिए घंटा भी नहीं मेहनत करने वाला। और अब क्या जिंदगी है, खाओ पियो और गांड फाड़ के सो जाओ। और साला ये चीज क्या है, पीने में तो सच में बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। और तभी अचानक वहाँ पर सिस्टम भी अपेयर हो जाती है, जिसको देखकर फैन भी एक पल के लिए हिल जाता है। और सिस्टम बताती है, मुबारक हो, आपके कहने पर अल्टीमेट कंपटीशन सिस्टम ऑटोमेटिकली चालू हो गया है। और मेन कैरेक्टर के चौंकने पर उसके मुंह से जो वाइन निकलता है, वो स्टाइल को देखकर लिटरली कुछ लड़कियां तो दीवानी हो जाती है। वाह, यंग मास्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे थे मुंह से पानी निकालते वक्त। दूसरी भी लाइक, बिल्कुल सही कहा, काश वो मेरी भी पानी निकाल दे। तभी चांग भी लाइक, अरे क्या आप ठीक तो है ना, लगता है कि आपको ये वाइन पसंद नहीं आई। अरे नहीं, ये तो एकदम झक्कास है। और सोचता है, लगता है ये लोग सिस्टम को नहीं देख सकते। खैर, आजकल तो सिस्टम दूसरी दुनिया में जाने वालों के लिए आम सी बात हो गई है, पर सच में ये तो कुछ ज्यादा ही लेट दर्शन दे रही है। और तुम देख सकते हो कि अपनी सिस्टम कितनी होट दिख रही थी। वो भी लाइक, द लकीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंपटीशन सिस्टम स्पिरिट इज अराइव्ड। और अचानक अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता भी है इन 18 सालों में मैं कैसी थी, जब तुमने इस दुनिया में इस इमोर्टल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुए थे, तभी से मैं जुड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार फेल होती जा रही थी। लेकिन ये सब बिल्कुल सब तुम्हारी गलती है, जो तुमने इस दुनिया में आने के बाद कुछ कर दिखाने की भावना को प्रकट ही नहीं किया, और नुबड़ों की तरह बस खा पीकर सोए जा रहे थे। अब फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं सिंगल नहीं रहूंगी। वो भी लाइक, ओह तो ये बात है। और अपने एक्सप्रेशन चेंज कर बोलती है, खैर पिछली बातों को छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो उस लड़की को थैंक्स बोलना चाहिए जिसने खड़े खड़े तुम्हारे लहराने की कोशिश की, जिसके कारण तुम्हारे दिल में कंपटीशन को लेकर हलचल हुई और एट द एंड में बाहर आ पाई। इसलिए अब से मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर क्या करना है इस कल्टीवेशन की दुनिया में। इसलिए कंपटीशन टास्क को पूरा करो और बदले में रिवॉर्ड्स पाओ। तो बोलो कैसा लगा। फैन बोलता है, ओह तो तुम यही चाहती हो। वो भी, अरे बिल्कुल, तो ठीक है, चलो जल्दी से मुझसे अलग हो जाओ ताकि मैं आराम से ड्रिंक कर सकूं। और ये सुनकर सिस्टम भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या अलग हो जाऊं, और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या सच में तुम्हें लिमिटलेस पावर नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, एक ऐसा एबिलिटी जो तुम्हारे किस्मत को चेंज कर सके, बोलो क्या ये भी नहीं चाहिए? अरे बोला ना नहीं। अरे यार, पर आखिर क्यों, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी डिजायर नहीं है? लगता है तुमने गलत इंसान को चुन लिया। मैं तो बस खानदान के टुकड़ों में पलना चाहता हूँ, और हाँ, एट द एंड शादी करके उसकी लेना चाहता हूँ, समझी? और उस लड़की की ओर इशारा करते हुए बोलती है, पर इस कमीनी का क्या? ये तो सबके सामने तुम्हारी गांड मारने की बात कर रही थी ना। वो भी लाइक, नहीं, उसने मारने मराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं की थी, पर ये कहना तो वही चाहती थी ना। तो चलो जल्दी से टास्क को एक्सेप्ट करो और इस लड़की की इज्जत लूट लो। माफ करना, लेकिन ये सबसे मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ चुका हूँ। वो भी लाइक, अरे यार साला ये कमीना ट्रांसमाइग्रेटर। और ये सुनने के बाद वो भी उड़ जाता है और बोलता है, तो क्या हुआ अगर मैं ट्रांसमाइग्रेटर हूँ? वो भी है, आखिर इसे क्या हुआ? वो भी फुल गुस्से में बोलता है,
सिस्टम तो हर माई के आग मत मुझ ज्यादा, समझी? किसने कहा था मुझसे जुड़ने के लिए? अगर मुझे आराम की जिंदगी जीना है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जा, नहीं करना कोई मिशन, नहीं करना कोई टास्क को पूरा, समझी? सिस्टम भी लाइक बाप रे, ये होस्ट तो पूरा ही पागल है। और तभी मनी मन सोचती है मेरे परफेक्ट दिमाग और गाइडेंस के साथ ये लड़का बहुत ऊपर तक जा सकता था, पर ये तो चाहता ही नहीं। और बाहर साइड चांग भी अपनी मेन कैरेक्टर को पुकारे जा रही थी और फैन अपनी आंखों को खोलकर कुछ तो सोचता है। लगता है सिस्टम ने हार मान ली है, तो चलो अच्छा ही हुआ कि अब वो परेशान नहीं करेगी। मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जैसा स्ट्रगल नहीं करना चाहता, वो भी इस दुनिया में, बिल्कुल भी नहीं। और अपने फैन को देखकर चांग भी सोचती है आखिर ये खड़ा क्यों हो गया? कहीं गुस्सा तो नहीं है ना? ये सब उस कमीनी की गलती है जिसने इसको पूरा गुस्सा दिलवा दिया। और ऊपर से ये बिल्कुल चुपचाप है, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा है उस लड़की पर। तभी एक आदमी उस लड़की के पीछे से बोलता है जो मेन कैरेक्टर को लहरा रही थी, क्या तुमने जो भी कहा वो सब सच था? और चिल्लाते हुए बोलता है फैन तुम्हारी माँ का, क्या ये सच है कि तुम अपने खानदान के टुकड़ों में पल रहे हो? साले तुम्हारी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर भी नहीं है और खानदान की ऊंचाइयों पर उड़ रहे हो। और उसको इस तरह से बोलते देख लड़की की तो पूरी तरह से फट जाती है। वो लड़का बहुत प्यार से लड़की से बोलता है तो मैडम प्लीज ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। वो भी लाइक अरे अरे यार, आखिर तुम्हें किसने कहा था ये सब संभालने के लिए? खुद भी मिलोगे और मुझे भी मिला दोगे भितरे। सिस्टम बोलती है देखा, तुमने कहा था कि आग मैं मुतती हूँ, पर असली आग तो ये कमीना मुत रहा है। तो बोलो अब तुम क्या करोगे? और ये सुनकर फैन भी हल्की सी स्माइल करता है और मनी मन सोचता है सिस्टम तुम्हें सच में लगा था कि मैं इस लड़ाई करने के लिए तुम्हारी हेल्प लूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बस तुम देखो इस मोमेंट को मैं किस तरह से संभालता हूँ। तभी चांग भी गुस्से में उन दोनों से बोलती है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, जिसको रोकते हुए फैन भी बोलता है तुम दोनों ने सच में आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और थोड़ा उदास सा चेहरा करते हुए बोलता है माफ करना कि मेरे पास वो सब कुछ है जो एक आदमी आगे बढ़ने के लिए बड़ी मेहनत से उन चीजों को कलेक्ट करता है। अब क्या करूँ, है तो है, इसलिए ज्यादा सुख मिलने के कारण मेरा कल्टीवेशन भी सुस्त हो गया, समझे? और उसकी बातों को सुनने के बाद कुछ लड़कियां दीवानी हो जाती है और वो लड़का कंफ्यूज है, आखिर ये बोलना क्या चाहता है। तभी वो लहराने वाली लड़की सोचती है जैसा कि मुझे लगा था, आखिरकार मैंने उसका टेंशन पा ही लिया, अब बस मुझे उसको फंसाना है, उसके बाद मैं जो भी बोलूंगा वो वही करेगा। तभी फैन बोलता है तो ठीक है, मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना तुम सब मेरे साइड आ जाओ, बदले में मैं तुम्हें 5000 स्पीड स्टोन्स दूंगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग हिल जाते हैं। वो भी क्यों, क्या हुआ, ये कम है क्या? तो ठीक है 10,000 स्टोन्स कैसा रहेगा, बोलो मंजूर है? और ये सुनने के बाद सिस्टम भी लाइक अरे यार आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तो बोलो क्या 10,000 स्पीड स्टोन काफी होंगे मेरे साइड में आने के लिए? जिसको सुनने के बाद लड़का बोलता है तुझे सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? और हाँ, यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि मैडम यू तुम्हारे इस बेकार स्टोन के चक्कर में आएगी। और हमें अब पता चलता है कि उस लहराने वाली लड़की का नाम यू है। वो बोलती है अरे किसने कहा कि मैं चक्कर में नहीं आऊंगी, बल्कि ये बोलो आ गई। और फैन से बोलती है आज से मैं कसम खाती हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी यंग मास्टर फैन को सर्व करने में लगा दूंगी। और ये बदलता माहौल देखकर लड़का भी लाइक है नागिन कहीं की। और ये सब देखकर सिस्टम की तो पूरे जज्बात ही बदल जाते हैं। तभी चांग बोलती है अरे वाह यंग मास्टर आप तो कहर ढा दिए कहर। वो भी लाइक देखा, इसको कहते हैं इज्जत, जो कि मैं किसी से भी खरीद सकता हूँ। तभी लड़का बोलता है अरे अरे मैडम आप ये क्या कर रही है? तभी यू भी फैन के पीछे जाकर उस लड़के को बोलती है कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यंग मास्टर के साथ ऐसे बात करने की? और सोचती है कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको कंट्रोल करता है, बस फायदा होना चाहिए। और फैन को बोलती है ये लो फल, इसे खाने के बाद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और उसको फैन के इतना करीब देखकर चांग और सिस्टम दोनों कुछ ज्यादा ही जेलसी फील कर रहे थे। लड़का भी लायक तुम कमीने कहीं के, और गुस्से में बोलता है चल आज आप भीड़ लेते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। सिस्टम भी लायक ओहो गांड तो फटी गई होगी, क्यों? तो बोलो अब क्या करोगे? वो भी क्या करूंगा बस देखती जाओ। लड़का बोलता है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मुझसे फाइट करो, क्यों डर गए ना? और ये सुनने के बाद सिस्टम फैन से बोलती है क्या हुआ डर गए? मैंने तो पहले ही बोल दिया था बाबू ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, यहाँ पर सिर्फ पावर ही मायने रखती है, ना कि तुम्हारा बैकग्राउंड। तो चलो अब तो बोल दो, देखना मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, बस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाओ। अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या कहा डर, वो क्या होता है? अपन तो सिर्फ उसके बकवास को सुन रहा हूँ, वो साला पागल कमीना कहीं का, काम धाम तो है नहीं, बस लड़ना चाहता है, पर अपन उसके जैसा नहीं है। वो लड़का भी लाइक अबे क्या हुआ डर गई क्या? चिंता मत करो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीटूंगा। और उसकी बातों को सुनकर चांग भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे आ जाती है और बोलती है सुन बे लड़के तेरी माँ का, तुझे लड़ना है ना तो चल फिर लड़ लेते हैं। और पूरे गुस्से में बोलती है तुम सबकी सच में कुछ ज्यादा ही हिम्मत हो गई है, जो मेरे मेहमानों को मेरे ही सामने बेइज्जती किए जा रहे हो। और अपनी पावर को रिलीज करती है, जिससे उस लड़के को तो तकलीफ होती है और यहाँ तक कि सारे गेस्ट भी चांग की पावर को देखकर हिल जाते हैं। और एक बोलता है बाप रे ये तो सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग पावर है। और उसको इस तरह से एक्शन लेते देख सिस्टम भी लाइक क्या अरे यार आखिर ये क्यों लड़ रही है, बल्कि लड़ना तो इस कमीने होस्ट को चाहिए था ना। वो भी लाइक गोटे फोड़ दे गोटे। लड़का बोलता है क्या तुम सच में पागल हो गई हो, तुम पहले ही 7 रियल पर जा चुकी हो और मुझे बुली करना चाहती हो, ये ना चोल बे समझी। अपना फैन भी लाइक ओहो
ई ना चोलबे घंटा। क्या तुम्हें तब शर्म नहीं आई थी जब तुमने मुझे चैलेंज किया था? तुमने तो सोच लिया होगा कि अरे बीसी ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, इसको हराने के बाद तो सारी लड़कियां मेरी दीवानी हो जाएगी, दीवानी। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, जहाँ पर कोई तो बोलता है कि बाप रे ये लड़का तो सच में कितना कमीना निकला, एक शॉर्ट कल्टीवेटर के नाम पर बिल्कुल धब्बा है धब्बा, जहाँ मर जा कुएं में कूदकर। और ये सुनने के बाद लड़की की तो लहर जाती है और फुल गुस्से में बोलता है तेरी माँ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू 7 रियल पर हो या चाहे कुछ भी हो, चल आ जा मैं तुमसे भी भिड़ लूंगा। चांग भी लायक तुम कमीने कहीं के, और उस पर एक हमला करता है और जैसे वो अटैक उसको लगता है वो कुछ ज्यादा ही दूर उड़ जाता है, जिसको पीछे से कोई तो रोक लेता है। और ये देखकर चांग भी थोड़ी चौंक जाती है। तभी हमें एक बूढ़ों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के को बचाया था और वो उस लड़के का मास्टर था। वो बोलता है अरे मैडम प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, और फुल गुस्से में बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर मेरे डिसाइपल ने क्या किया जो तुम इसके साथ इस तरह बर्ताव कर रही हो, और क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा पवेलियन मेरे चांगलांग स्वॉर्ड सेक्ट से पावरफुल है? तभी यू मेन कैरेक्टर के कानों में बोलती है ये बुढ़ऊ जिसको तुम देख रहे हो ना, इसका नाम जू है, जो कि चांगलांग स्वॉर्ड सेक्ट का एक एल्डर है, और कहा जाता है कि ये 8 रियल्म के बिल्कुल पीक में जा चुका है और अभी अभी सेकुलेशन से बाहर निकला ताकि अपने डायरेक्ट डिसेबल से मिल सके। सिस्टम भी लाइक ओह माय गॉड, लगता है सच में आज मेरा ही दिन है, और सोचती है ये बुढ़ऊ तो बिल्कुल सही टाइम पर आया, अब ये होस्ट को पीटेगा और तभी मैं होस्ट को बचा लूंगी और बोलूंगी हे देखा बीसी अब समझा पावर कितना जरूरी होता है, इसे कहते हैं सिस्टम का फायदा। चांग बोलती है क्यों ना तुम अपने ही डिसाइपल से पूछ लो आखिर उसने किया क्या, और हाँ ये भी पूछना कि उसने किसको ऑफेंड कर दिया है। बुढ़ऊ भी लायक अगर तुम्हारा बाप यहाँ होता ना तब मैं उससे अपने डिसाइपल के लिए जस्टिस जरूर मांगता। लड़का भी लायक मास्टर तुसी तो ग्रेट हो। तभी फैन कप को टेबल पर रखते हुए बोलता है क्या कहा जस्टिस, घंटा भी नहीं जस्टिस मिलने वाला। तुम्हारा डिसाइपल मुझसे ज्यादा पावरफुल है और ये जानने के बाद भी वो मुझसे डुएल करने के लिए चैलेंज कर रहा था, आखिर कहाँ गया था तुम्हारा जस्टिस, बोलो। बुढ़ऊ भी लायक बच्चे आखिर तू है कौन? लड़का भी फुल गुस्से में बोलता है मास्टर ये वही कमीना है जिसके कारण मुझे चोट लगी, ये इतना हरामी है कि सिर्फ अपने फैमिली के बैकग्राउंड को यूज करता है और सबको परेशान करता रहता है। और ये सुनने के बाद यू भी लायक तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को गाली देने की, तू 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 गान मरा। अपना मेन कैरेक्टर बाप रे ये तो विभीषण निकली, और यू को रोकते हुए बोलता है जरा शांत हो जाओ। बुढ़ऊ कई सालों से सेकुलेशन में था तो उसे घंटा भी नहीं पता होने वाला कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और यहाँ तक कि मेरी फैमिली कौन है, और बताता है मेरा फैमिली का नाम लुओ है, समझे। जिसे सुनने के बाद वो भी थोड़ा हिल जाता है और पूछता है क्या कहा, और तुम्हारा ऊजी के साथ क्या रिश्ता है? वो भी लाइक वो तो मेरा बाप है। तभी सिस्टम बोलती है अरे पागल ये बुढ़ऊ एक रियल कल्टीवेटर है जो कि सिर्फ अपने सामने वाले को देखता है, ना कि उसका बाप कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। और तभी सिस्टम कुछ तो देखती है जिसे देखकर वो भी कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है। बुढ़ऊ का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुका था। वो भी लायक अरे बेटे तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना कि तुम उसके लड़के हो। देखो तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकते हो, अगर इस लड़के की मारना भी चाहो तो मैं इसे रेडी करवा दूंगा। और अपने डिसाइपल को टपली मारते हुए बोलता है चल जल्दी से इससे माफी मांग, समझा। और ये सारा कांड देखकर सिस्टम का एक्सप्रेशन तो पूरा हिल जाता है। फैन बोलता है अरे बुढ़ऊ ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम मेरे बाप को जानते हो, नाइस, और टेंशन मत लो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बुढ़ऊ भी लायक वो तो सब जानते हैं कि तुम्हारा लुओ फैमिली और तुम्हारा बाप कौन है, मैं तो उस टाइम खुशनसीब था जो तुम्हारे बाप के साथ मिल पाया था। और लड़का ये सारी बातों को सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जा रहा था और माफी मांगते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो। वो भी लायक अरे कोई बात नहीं, देखो हम सब की वजह से ये इवेंट कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है, इसलिए क्यों ना चलो फिर से मजे करते हैं। तभी वो लड़का एक अच्छा सा मूवमेंट देखकर फैन पर अटैक कर देता है और बोलता है भाड़ में गया इवेंट और भाड़ में गया तू, चल अब मर जा। यू भी लायक अरे जरा संभल कर, और उसको हमला करते देख चांग और बुढ़ऊ तो पूरी तरह से हिल जाता है। बुढ़ऊ बोलता है तुम कमीने कहीं के, आखिर तुमने ये क्या कदम उठा लिया। सिस्टम भी लायक ओह माय गॉड अनदर ट्विस्ट, नाइस, अब ये मुझे बुलाएगा, अब ये मुझे बुलाएगा, अब ये मुझे बुलाएगा। वो लड़का फैन पर अटैक कर देता है जिसको देखकर वो भी हल्की सी स्माइल करता है कि आ जाओ बीसी। वो लड़के का अटैक लगता तो है लेकिन फैन को नहीं, क्योंकि उसके आसपास एक बैरियर फॉर्म हो जाता है जो कि उस अटैक से फैन को बचा लेता है। और ये देखकर लड़का पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और हमें अब पता चलता है कि वो बैरियर मेन कैरेक्टर के पेंडेंट से निकला था, और तभी उसे एक पावरफुल ऑरा निकलता है जिसके कारण वो लड़का दूर उड़ जाता है। और इस कांड को देखकर सारे लोगों की तो गोटे मुंह में आ जाते हैं। कोई तो बोलता है बाप रे ये तो एक इंसेक्टर ड्रैगन ऑरा है जो कि उस पेंडेंट से निकला। और वो लड़का उड़ते हुए डायरेक्ट एक चट्टान से जाकर टकराता है जहाँ पर फैन भी लायक नुबड़ा कहीं का, साला जिंदगी इतनी छोटी है और करने के लिए बहुत सारी चीजें, फिर भी ये यहाँ पर मरवा रहा है। और सीन अपने सिस्टम पे शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लिटरली टूट चुकी थी और रोते हुए बोलती है अरे यार आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ जब मेरा कोई काम ही नहीं है। फैन भी लायक लगता है मकसद पूरा नहीं हुआ, क्यों, सिस्टम हैज बीन डिफीटेड, नाइस। और अपने पेंडेंट को हटाते हुए बोलता है तो बुढ़ऊ बोल देख लिया ना तुम्हारे डिसाइपल का कारनामा, देखो वक्त रहते ही सुधार लो वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब तुम्हारे डिसाइपल अपने प्राण को बचाने के लिए प्रतिष्ठा में तुम्हारी गेंद मार लेगा, गेंद। बुढ़ऊ भी थोड़ा डरते हुए बोलता है अरे अरे आप प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं इसको जरूर सबक सिखाऊंगा। वो भी लायक साला इस लोंडे के चक्कर में मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। और जाते हुए चांग से बोलता है तो
मैडम अब सब कुछ तुम देख लो क्योंकि ये इवेंट तुम्हारा ही था, और हाँ अगली बार से ये सब दोहराना नहीं चाहिए, समझी। वो बोलती है जी जी बिल्कुल, आप अपना ध्यान रखिएगा। और पूरे गुस्से में, साले तेरी माँ का, क्या तुझे पता भी है यंग मास्टर को बुलाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले थे, और जब वो यहाँ पर आ गया तब तुमने अलग ही तरह का चुतियापा कर दिया। और ये सुनकर लड़का बोलता है अरे अरे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ ना मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। वो भी लाइक क्या कहा भरपाई, तो ठीक है जो भी तुम मुझे देने वाला है ना उसको ले और अपनी गांड में डाल ले, समझा। और लात मारकर उसको बुढ़ऊ सहित बाहर निकाल देता है और बोलती है अगर दोबारा यहाँ पर नजर आए तो गोटे काटकर नपुंसक बना दूंगी। बुढ़ऊ भी लाइक बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजर निकली, साला नपुंसक बनाने की बात कर रही है। तभी लड़का गुस्से में बोलता है बुढ़ऊ तोर माई के, जिसे सुनने के बाद वो भी क्या तुम मुझे गाली दिया, वो भी हाथ दिया, तुम कमीने बुढ़े कहीं के, ये नहीं कि मेरा साथ दो बल्कि तुमने उसका ही साथ दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बैकग्राउंड बड़ा है। अगर तुझे बड़ी चीजें इतना ही पसंद है तो ले मेरा भी बड़ा है, ये ले चूस ले। और ये सुनकर बुढ़ऊ की तो कुछ ज्यादा ही सटक जाती है। फिर क्या वो पेल देता है डिसाइपल को और बोलता है तुम नल्ले कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बातें करने की, और क्या तुझे अंदाजा भी है अगर वो लड़का मर जाता तो क्या होता, तुम भी मर जाते और यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी फैमिली भी, और हमारे सेट को बंद भी करना पड़ता, बीसी पूरा नरसंहार हो जाता, नरसंहार, समझे। वो भी लाइक अगर मैं इतना ही नुबड़ा और गलत हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। बुढ़ऊ भी है अरे रुको रुको आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, और सोचता है लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अच्छा हुआ कि वो थोड़ी देर अकेला ही रहे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर वो लड़का गुस्से में वॉल को पंच मारे जा रहा था और रोते हुए बोलता है कमीने कहीं के देखना एक दिन तुम मरोगे और मेरे ही हाथे मरोगे। तभी पीछे से कोई तो बोलता है ओह लगता है उसने तुम्हें भी पेल डाला, क्यों नाइस, क्या तुम सच में फैन को मारना चाहते हो। वो भी आखिर तुम सब हो कौन, वो जरूरी नहीं कि हम सब है कौन, जरूरी तो ये है कि क्या तुम सच में फैन को मारना चाहते हो, अगर हाँ तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लड़का बोलता है ठीक है मैं कसम खाता हूँ अगर वो मरेगा तो सिर्फ मेरे हाथों मरेगा। सीन चेंज होता है और हमें लोअर रेसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर आहू की आवाज आ रही थी कि बीसी और करो क्या मजा आ रहा है, आह थोड़ा नीचे, आह क्या मजा आ रहा है। तुम लोगों को क्या लगा घपाघप हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ पर मालिश चल रहा है, मालिश। वो भी लाइक ओह माय गॉड इसे कहते हैं जिंदगी। तभी सिस्टम बोलती है क्या नल्ला इंसान है, सच में तुम्हारा कोई भी सपना नहीं है इस दुनिया में। अबे ओए तू सही बातें कर रही हो क्या, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुझे तो शर्म आनी चाहिए क्योंकि इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को तूने वेस्ट कर दिया, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी किसी इंसान को बहुत किस्मत से ही मिलती है, समझा। और ये सुनने के बाद वो भी मनी मन सोचता है घंटा की अपॉर्चुनिटी, मैं तो पहले से ही परफेक्ट हूँ, मुझे किसी सिस्टम की जरूरत नहीं। वो बोलती है नहीं बताओ तुम्हें क्या लगता है ये प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट आखिर तुम्हें कितने दिन तक बचा लेंगे। जिसे सुनने के बाद वो भी फुल जोश में खड़ा हो जाता है, सही कहा तुमने आर्टिफैक्ट, अब याद आया, और ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। सिस्टम भी लाइक ओहो गजब, लगता है फाइनली तुमने कल्टीवेट करने के बारे में डिसाइड कर ही लिया, नाइस। और मेन कैरेक्टर के पीछे आते हुए बोलती है मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरी बातों को जरूर सुनोगे। फैन भी लाइक थैंक यू यार मुझे याद दिलाने के लिए, मैं तो सच में इसके बारे में भूल गया था। वो भी लाइक अरे नहीं यार यही तो सिस्टम का काम होता है, होस्ट को सब चीज याद दिलाना, तभी तो तुम अच्छे से कल्टीवेट कर पाओगे। और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो खोज रहा था और एक ड्रावर को खोलता है जिसमें बहुत सारे एंसेस्ट्रल ड्रैगन बॉडी पेंडेंट होता है, और ये देखकर सिस्टम की तो होशी उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हे अब बारी है न्यू पेंडेंट पहनने की, नाइस। और जाते हुए बोलता है मसाज में आ रहा हूँ, और तुम लोग देख ही सकते हो सिस्टम का रिएक्शन किस तरह से था। भाई सच में यार साला फर्स्ट एपिसोड से ही देख रहा हूँ सिस्टम का बार बार रोस्ट हो जा रहा है। वो बोलती है सच में अब बहुत हो गया, बहुत हुआ नॉर्मल सिस्टम की तरह एक्ट करना, अब मैं वो करूंगी जो मेरा मन करेगा। फिर भी लाइक है मन करेगा, आखिर तू करने के चाहती है तो ठीक है, ये देखो युआन गैदरिंग फ्रूट, अगर तुमने इसको एक बार खा लिया ना तो समझो 100 दिनों को कल्टीवेशन में जितना फायदा होगा ना वो सिर्फ तुम्हें इंस्टेंट मिल जाएगा, बस तुम्हें सुस्ती छोड़कर बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। तो बोलो मंजूर है। वो भी लाइक क्या कहा महीना, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से हिल जाती है। वो बोलती है तो कोई बात नहीं, अगर फ्रूट पसंद नहीं आए तो क्या हुआ मेरे पास कुछ और भी है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, जेड कोरल, नानसेंट सोल फ्रूट और बोधी फ्लावर। अब बोलो नहीं ये सब भी नहीं चाहिए तो फिर ये तो जबरदस्त है ना, बस थोड़ा एफर्ट लगाओ फिर सारा का सारा ट्रीजर तुम्हारा। अरे यार मैंने कह दिया ना मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपना मसाज करवाना है। वो भी लाइक अब तुमने कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया, लगता है मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड निकालना ही पड़ेगा। और तभी कुछ निकालते हुए बोलती है टाटा, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये एक 9 टर्न सिल्वर स्टार फाइट ट्री है जिसके हर एक ब्रांच को उगने में कम से कम 100 साल तो लग ही जाते हैं, और ये तुम्हारे सोल को भी बहुत अच्छे से नरिश कर देगा। जिसे देखने के बाद वो बोलता है ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है। जिसे सुनने के बाद वो भी लाइक क्या कहा, बस ठीक ठाक, तुम्हें शायद इस पेड़ के वैल्यू के बारे में नहीं पता, ये एक टॉप टायर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल प्लांट है जो कि इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही रेयर होती है, समझे। तभी अपने मेन कैरेक्टर को पुकारते हुए एक बूढ़ा हुआ आता है जो कि उसका सेकंड ग्रैंडफादर होता है, और हाँ ये एक टॉप टायर अल्केमिस्ट भी है। फैन भी लाइक अरे सेकंड दादू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई काम था क्या। वो बोलता है अरे पोते तुमने तो सच में कमाल कर दिया, क्या आइडिया दिया था तुमने मुझे, तुम्हारी वजह से आज ली
हुआ मेरे साथ इतना क्लोज आई है। और तभी वो उस ट्री को नोटिस कर लेता है। वो भी लाइक क्या ये 9 टर्न सिल्वर स्टार फाइट ट्री है? सिस्टम भी लाइक देखा, आखिर कोई तो मिला जो इस ट्रीजर का वैल्यू को समझ पाया। नाइस। फेन बोलता है, दूसरे दद्दू क्या आप इसके बारे में जानते हैं? और ये सुनने के बाद दद्दू तो अपने ही घमंड में, अबे हटाओ बीसी, ये सब तो एक फालतू सा कचड़ा है। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये लो पिल्स हैं। ये इस फालतू पेड़ से तो अच्छा ही है, जो कि तुम्हारे सोल को भी नरिश कर देगा, वो भी बिना साइड इफेक्ट के, समझे? और ट्रीजर को टूटता देखा अपने सिस्टम का ये हाल। फेन भी लाइक, अरे वाह दद्दू, आपने तो गजब कर दिया, गजब। देखो इसमें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 200 या 300 के आसपास पीस तो जरूर होंगे, जो कि तकरीबन कुछ सालों तक तो चली जाएगा। और अपनी सिस्टम भी लाइक साले भोसड़ी वाले दादा पोता मुझे चैन से अपना काम भी नहीं करने देते। सिस्टम पूरे जोरों शोरों से अपने ही रूल बुक को पढ़ी जा रही थी। वो बोलती है, ये प्रॉब्लम सच में ये सिस्टम प्रोफेशनल करियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी अगर तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रीजर नहीं पसंद तो मेरे पास सेलेस्टियल वेपन और मिस्टिकल आर्टिफैक्ट भी हैं। अगर तुमने थोड़ा सा भी मेहनत किया तो फिर ये सब के सब तुम्हारे। तभी एक आदमी आकर अपने मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, यंग मास्टर चांगलन सोर्ड सेक्ट ने माफी के तौर पर बहुत सारे गिफ्ट को भेजा है। वो भी लाइक, ओ आखिर क्या है उसमें? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस सेलेस्टियल वेपन्स भरे पड़े हैं। और हाँ, ये लीजिए तलवार, जो कि उस सेक्ट का एक प्रीशियस सोर्ड है, जिसका नाम वाटर स्प्लिटिंग सोर्ड है। वो भी और यू को देखते हुए बोलता है, तुम भी तो एक सोर्ड कल्टीवेटर हो ना, तो अब से ये सोर्ड तुम्हारा। जिसे सुनने के बाद वो भी फुल खुश। अरे आपका बहुत शुक्रिया। सिस्टम भी लाइक, तो माइक के ये प्लान भी फेल। फिर दूसरे दिन अपनी सिस्टम बहुत सारे टॉप टायर की कल्टीवेशन तकनीक को लेकर आ जाती है कि ये ले बीसी प्रैक्टिस करो और इमोर्टल बन जाओ। फिर और क्या, अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम के इस प्लान पर भी मुंह देता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टॉप टायर तकनीक से भरा एक पूरा घर था, जो कि उसने यू को दे दिया था कि ये लो बीसी पढ़ लो जितना पढ़ना चाहो। सिस्टम भी लाइक, बाप रे ये भी है इसके पास। और उस तकनीक को फाड़ते हुए बोलती है, ये कमीना कहीं का, सच में इसको गाइड करना तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर पर, जहाँ पर वो बहुत आराम से मछली को पकड़े जा रहा था। तभी अचानक सिस्टम पे रेड नोटिफिकेशन आता है कि वार्निंग, सिस्टम एरर बता रहा है, इसलिए सिस्टम सेल्फ चेकिंग में जा रहा है। फेन भी लाइक, लगता है सिस्टम अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। नाइस। मेरे लिए अच्छा तो यही होगा कि वो दोबारा यहाँ पर ना आए। खैर छोड़ो, मछली पकड़ने में ध्यान देता हूँ। और तभी वो एक को पकड़ लेता है और पीछे से तभी आवाज आती है, नाइस, क्या पकड़ा है? मछली। एक बार इसको रिफाइन करने के बाद इसका कल्टीवेशन 100 साल तक तो हो ही सकता है। और हमें उस बूढ़ों के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वानफू है, जो कि वारलॉर्ड मार्शल सेन पर है। और हाँ, ये मेन कैरेक्टर का चचा भी है। वो बोलता है, अरे चचा, आपको तो पता ही है ना कि मेरा इंटरेस्ट ये सब रिफाइन वगैरह और कल्टीवेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। चचा बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बाप बहुत जल्द सर्कुलेशन से बाहर आने वाला है, और अगर उसे पता चल गया कि तुम अभी तक नल्ले के नल्ले हो तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। फेन भी लाइक, क्या आप मुझे डरा रहे हैं? अगर हाँ तो मैं अपनी माँ को बोल दूंगा। वो भी लाइक, सच में तुम्हारा कुछ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कंप्लेन करने की एबिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तभी अचानक पीछे से एक आदमी रिपोर्ट को लेकर आता है, जिसको अपना चचा भी देखे जा रहा था। फेन भी लाइक, अरे चचा, आखिर ये है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं, बस कुछ लोग तुम्हारे बाप के ब्रेक थ्रू को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है, साले कमीने लोग। फिर दूसरे दिन हमें लू मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना फैन बहुत आराम से किताब को पढ़ रहा था और मनी मन सोचता है, हाँ लगता है मेरा बाप इस बार ट्रू इमोर्टल पर पहुंच जाएगा। नाइस। और हमें मेन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है 9th रियल्म ऑफ मार्शल ब्रेकिंग। 9 साल में जिस तरह कंपलसरी होता है एजुकेशन लेना, बिल्कुल वैसा ही है। और 3 हाई रियल्म जस्ट लाइक टू हाई स्कूल। फिर आता है इमोर्टल रियल्म, जिसको हम यूनिवर्सिटी लाइफ कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी प्रीवियस लाइफ के एजुकेशन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इस कल्टीवेशन के रेस में तो मैं बिल्कुल भी भाग नहीं लेने वाला। तभी अचानक फेन के सामने सिस्टम प्रकट हो जाती है, जो बताती है सिस्टम फाइनली अपग्रेड हो चुका है और अब ये कंपटीशन सिस्टम से आसे सिस्टम बन चुकी है। और अचानक फेन के सामने प्रकट हो जाती है, जिसको देखकर वो भी डर जाता है कि मम्मी रे भूत। सिस्टम भी लाइक, देखा, अब बोल ना, अब तू कल्टीवेशन करे या ना करे, फिर भी मैं तुम्हें रिवॉर्ड देकर रहूंगी। आलसीपन के बदले में इनाम। फेन भी लाइक, है तू फिर से आ गई। और सोते हुए बोलता है, मैंने जो पहले कहा था वो अभी कहूंगा कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे इस रिवॉर्ड पे। वो भी लाइक, है पर क्यों? देखो मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए चेंज किया है, पर तुम नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नहीं है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार ये भी ना। और बोलता है, तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही हो, समझी? हालांकि मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने अपने मकसद को पूरा करने के लिए खुद की ओरिजिन को ही बदल दिया। छी थू। और ये सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से टूट जाती है। तभी एक लड़का अपने मेन कैरेक्टर को पुकारते हुए आता है कि हेलो भाई। वो भी लाइक, है अबे तू, मैंने तो सुना था कि तू अपने बाप के साथ मजे
कर रहा है, तो फिर यहाँ पर कैसे? और तुम देख सकते हो कि अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम के बातों से परेशान होकर उसको जमीन पर बांधकर फेंक दिया होता है। वो कहती है, अबे कुत्ते कहीं के, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे यार खोलो मुझे। लड़का बोलता है, अरे यार अब क्या बोलूं, मजे तो कर रहा था लेकिन बाप के साथ नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ कल्टीवेशन करवाता है। आपू तो कोठे पर था, कोठे पे। फेन बोलता है, ओह अच्छा ये बात है, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तब क्या होगा? वो भी लायक क्या होगा? अरे धर लिया था वो भी रंगे हाथों, तुम्हें तो पता ही है ना। उस लड़की का बहुत बड़ा था और वो बड़े बड़े मेरे हाथों में थे। फिर क्या, कोई कमीना साला मेरे बाप को बोल दिया और वो वहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद ये देखो मेरे पीछे कहीं तो क्रांति लिखी होगी। अबे अबे ये तो कुछ ज्यादा ही लगा है। वो बोलता है, ब्रदर सुनो ना, चलो लिंगलोंग पवेलियन साथ में चलते हैं। वो भी लायक साला दिमाग लगा रहा है, अपने बाप से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल, ना खुबाची दिल की। हुआंग बोलता है, तो ठीक है, लगता है तुम्हें मनाने के लिए मुझे वो यूज करना ही पड़ेगा। और रोते हुए बोलता है, भाई प्लीज चल ना, मुझे उस पवेलियन में जाना है, प्लीज 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 चल ना। वो भी लायक, इसकी माँ का, ठीक है चलो चलते हैं, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो क्यों ना तुम्हारे साथ जाकर कोर्सन कंपटीशन को ही देख लूं। और ये बात अपनी सिस्टम सुन लेती है। वो भी लायक, अब मजा आएगा बच्चू। और नोटिफिकेशन आता जहाँ पर लिखा था स्लेकर अचीवमेंट अनलॉक। और तभी फेन की बॉडी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। सिस्टम बताती है रिवॉर्ड के तौर पर स्पिरिचुअल एनर्जी को दिया जाता है, जिसके कारण होस्ट की कल्टीवेशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिस्टम भी लाइक, अब कैसे बचोगे? आलसी होस्ट के बदले आलसी सिस्टम। नाइस। अपना मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो रहा था और वो लिटरली इतना बड़ा था कि पूरे शहर को दिखाई पड़ता है। तभी वो लड़का जो अपने हीरो को मारना चाहता था वो बोलता है कि बाप रे, ये एनर्जी तो ग्रेट दाव की है। तभी मास्क वाला आदमी बोलता है, क्या ये हो सकता है कि ये उजी हो जो सेकुलेशन से बाहर आके ट्रिबुलेशन का सामना कर रहा है? दूसरा भी लाइक, क्या बकवास है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? नहीं ये हो ही नहीं सकता। तभी पहला बोलता है, देखो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक ग्रेट दाव है। और रही बात ट्रिबुलेशन की, तो मुझे नहीं लगता कि वो आने वाला है, लेकिन हाँ हमें अपने प्लान को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी लड़की की ओर इशारा करते हुए बोलता है, सुन बे डिसाइपल, तू अब से हमेशा फेन के बच्चे पर नजर रखेगा, समझा? दूसरा आदमी बोलता है, क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी? देखो समय किसी का भी इंतजार नहीं करता, अगर वो सच में उजी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रिबुलेशन उसका कुछ भी बिगाड़ पाएगा। इसलिए उसको मारने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसके बेटे को मार डालो, समझे? ये इमोर्टल लुओ फैमिली अब सर में दर्द करने लगी है, इसलिए जितना हो सके उतनी जल्दी से खत्म करना होगा। और हाँ, इसमें तुम भी हमारा साथ दोगे लड़के। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो थोड़ा थका पड़ा था और हुआंग उसको देखे जा रहा था। तभी खुश होते हुए बोलता है, अरे भाई गजब, तुमने तो कमाल कर दिया आज, सच में मुझे पता नहीं था कि तुम छुपे रुस्तम निकलोगे। तुमने तो कल्टीवेशन कर करके माँ बहन एक कर दी। वो भी, अरे यार नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो ना, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। तुम तो जानते ही हो ना मुझे कि मैं कितना बड़ा नल्ला हूँ, तो फिर कल्टीवेशन क्यों करूंगा? हुआंग भी लाइक, हाँ हाँ मुझे तो सब कुछ पता ही है, चिंता मत करो, दोस्त होने के नाते ये सब कुछ सीक्रेट रखूंगा। अबे यार समझा कर, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी सिस्टम पीछे से आकर बोलती है, हो कांग्रेचुलेशन फॉर योर कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू। और उसको देखकर मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है और बोलता है, तेरी माँ का, तो ये सारी की सारी तुम्हारी गलती थी। क्या कहा गलती? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस मेरा प्यार था जिसके चक्कर में तुम्हारा बड़ा हो गया लेवल। और ये सुनने के बाद फेन भी मनी मन सोचता है, ये कमीनी कहीं की, आखिर इसने अपनी मनमर्जी चलाना स्टार्ट कर ही दिया। सीन चेंज होता है और हमें लिंगलोंग पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। कोई तो बोलती है, अरे बाबू चलो यहाँ पर आओ, मेरे बड़े हैं। लड़का भी लायक, अरे अरे सॉरी दीदी, लेकिन मेरे तो बहुत छोटे है ना। लड़की बोलती है, अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, बड़ा कर दूंगा। और एक लड़की तो बुढ़े के साथ कुछ ज्यादा ही मजे कर रही थी। तभी दूसरे लड़की को दिखाया जाता है जो फुल मेकअप में मगन थी। एक आदमी बोलता है, अरे मैडम थोड़ा जल्दी करो, कस्टमर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लड़की भी लाइक, अरे हाँ भाई हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है, एक असली मर्द हमेशा इंतजार करते हैं, इंतजार, समझे? अरे यार तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रही, आज का माहौल थोड़ा अलग है, क्योंकि आज कस्टमर के तौर पर इमोर्टल फैमिली का यंग मास्टर आया हुआ है। तभी उस आदमी के पीछे बहुत सारे हाथों को दिखाया जाता है जो लिटरली किसी क्रिएचर के ही होंगे, और वो उस आदमी और उस लड़की को दबोच लेता है, जहाँ लड़की भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल किए जा रहे थे। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो उन दोनों पर हमला किया था। और हाँ, ये मास्क मैन के ग्रुप का ही कोई था। वो बोलता है, अबे बुढ़े स्ट्रगल करना बंद कर दे, क्योंकि तू बहुत जल्द मरने वाला है। और उस आदमी को ब्लास्ट करके मार डालता है और ये देखकर लड़की पूरी तरह से हिल जाती है। तभी हमें उस मास्क मैन के फेस को दिखाया जाता है जो लिटरली कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। लड़की अपनी पूरी कोशिश किए जा रही थी। आदमी बोलता है, फाइनली अब लीमे को इसके अंदर भेजने का वक्त आ गया है, और बोतल को खोल देता है जिसके अंदर से कुछ तो निकलता है जो कि एक क्रिएचर होता है। तभी आदमी बोलता है, जाओ और इस लड़की के बॉडी को पोजेस कर लो। क्रिएचर बोलता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे आजाद करना पड़ेगा, बोलो मंजूर है? और ये सुनने के बाद आदमी कुछ तो करता है जिससे क्रिएचर को लिटरली कुछ ज्यादा ही दर्द होने लगता है। आदमी बोलता है, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है जो तुम अपने डिमांड को मेरे पास रख सको, समझे? तो चलो जल्दी करो और इसे अपना लो। वो भी डर के मारे चिल्लाई जा रही थी कि नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। क्रिएचर भी लाइक, आई एम सॉरी, और उसके अंदर घुसकर धीरे धीरे उसकी बॉडी
को पोजिस करने लगता है और एट द एंड कब्जा कर लेता है। वो आदमी भी बोलता है अरे वाह ये अच्छा काम किया ना तूने, नाइस, अब चलो जल्दी से उसके पास जाओ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर एक आदमी बहुत बड़े ड्रम को बजाया जा रहा था और वहाँ पर बहुत सारी लड़के नाची जा रही थी कि धूम तड़ाक आ जाओ धूम तड़ाक मस्ती में तुझे पेल दूं ना गाड़े संग ढोल बाजे। तभी हमें फैन को दिखाया जाता है जिसको कोई तो बोलता है अरे यंग मास्टर ये लो ड्रिंक है। वो भी उसको देखता है। तभी वही क्रिएचर पोजेस वाली लड़की बोलती है अरे क्या हुआ, आप थोड़ा उदास लग रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? वो बोलता है अरे नहीं यार, बस मुझे अपने पास लोगों को मक्खियों की तरह भिनभिनाना पसंद नहीं है। तभी सिस्टम भी फुल गुस्से में बोलती है तो माई के मक्खी किसको कहा? वो भी मनी मन सोचता है ये कमीनी कहीं की मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है और जबरदस्ती रिवॉर्ड देकर मुझसे कल्टीवेशन करवाना चाहती है। दूसरी तरफ उस लड़की का ध्यान तो पूरा अपने मेन क्रिएटर के पेंडेंट पे था। तभी एक आदमी ग्रीट करते हुए बोलता है यंग मास्टर चांगलांग सोर्ट सेक्ट से एक कल्टीवेटर आया है जो कहता है आपसे माफी मांगनी है, क्या करूं? वो भी अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसे जल्दी से अंदर भेज दो। तभी हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है और अपनी यू उसे आते हुए देख रही थी। फैन भी लाइक अबे साले तू क्या सच में तू यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया है या फिर कोई षड्यंत्र है? डिसाइपल बोलता है अरे मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि उस टाइम मैं अपने होश पे नहीं था और मेरी गलती के कारण आपका प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट भी टूट गया। और मनीमन सोचता है घंटा साले जितना मजा करना है कर ले क्योंकि बहुत जल्द तेरा खेल खत्म हो जाएगा। फैन भी लाइक वाह जरा देखूं तो आखिर क्या है इसमें। तभी अपने मेन कैरेक्टर के पेंडेंट में एक डार्क ऑरा समाने लगता है और ये वो लड़की कर रही थी। तभी अपनी सिस्टम भी नोटिस कर लेती है कि बाप रे इसके तो बहुत बड़े हैं प्लान। इंटरेस्टिंग, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग। सिस्टम तो नोटिस कर लेती है कि बीसी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर और मनीमन सोचती है सिस्टम के मैनुअल के हिसाब से होस्ट को सीधा खतरे में डाल दो ताकि वो सिस्टम पर डिपेंड हो जाए, उसके बाद वो मुझे भगवान मान लेगा, भगवान। और सिस्टम की इस तरह की हरकतें देखकर फैन भी सोचता है कि अरे बाप रे अब ये कमीनी क्या करने वाली है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि बीसी हेलो रिवॉर्ड स्लेकिंग बोनस के तौर पर, जिसे देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी सिस्टम की ओर घूरने लगता है। वो भी लाइक है मैंने कुछ नहीं किया। तभी डिसाइपल बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही टाइम है और चुपके से एक फॉर्मेशन को लगा देता है जिसका नाम बीज एंड बटरफ्लाइज फॉर्मेशन होता है। और ये लगाते ही सीधा हड़कम मच जाती है। हुआंग भी लाइक अरे इधर आओ जाने मन अपन है ना, हालांकि मेरी भी फट रही है लेकिन क्या करूँ टाइम आने पर तुम्हारी भी तो फाड़नी है। और हो जाता है फैन पर एक बहुत बड़ा अटैक जिसको कोई तो आगे आकर रोक लेता है। वो लड़का भी लाइक अरे यंग मास्टर जरा संभल कर और उस अटैक को खत्म कर देता है। तभी धीरे धीरे बहुत सारे मास्क मैन वहाँ पर आने लगते हैं जिसे देखने के बाद लड़का बोलता है साले कमीने कहीं की आखिर तू है कौन? और वो मास्क मैन उसको इग्नोर मारते हुए कुछ तो टोटका करता है जिसे तुम देख सकते हो उस जगह के चारों ओर एक बैरियर सब बन जाता है और सारे के सारे लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। कोई तो बोलता है अबे आखिर ये हो क्या रहा है? दूसरा भी लाइक इसकी माँ का ये तो एक इम्प्रिजमेंट फॉर्मेशन है और बोलता है वो चारों को जल्दी से मार डालो क्योंकि वही इस फॉर्मेशन का कोर है और हाँ कोई तो जल्दी से जाकर यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। और उन लोगों पर अटैक कर दिया जाता है और ये सब डिसाइपल भी देख रहा था और तलवार को निकालते हुए बोलता है नाइस ये फॉर्मेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है, अब कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर का बंदा यहाँ पर घुस ही नहीं सकता। अब देखता हूँ कमीने कहीं के तू कहाँ भागेगा। फैन भी लाइक ओ अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? तभी अपनी यू भी उस डिसाइपल पर अटैक कर देती है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीनी मुझ पर हमला करने की? जिसे सुनकर यू भी बोलती है तुम कमीने कहीं के, मुझे तो पहले से पता था कि तू कोई ना कोई झोल तो जरूर करेगा और तुम्हें सच में लगा था कि मेरे रहते हुए तुम यंग मास्टर को चोट भी पहुंचा पाओगे। तभी वो लड़का बोलता है अरे जरूर, लेकिन उसे मारने से पहले क्यों ना मैं तुम्हें ही मार दूं। और हो जाता है दोनों के बीच युद्ध, जिसे देखने के बाद सिस्टम बोलती है नल्ली है नल्ली, वो घंटा ने उस लड़के का कुछ बिगाड़ भी पाएगी तो बोलो मेरे प्यारे होस्ट डर लग रहा है क्या? हुआंग भी पूरे डरते हुए बोलता है अबे साले मैं तो यहाँ पर तेरे साथ इसलिए आया था ताकि सुरक्षित पेल सकूं, लेकिन मोमेंट देखकर तो यही लग रहा है कि ये सारे के सारे हमें पेलने के लिए आए हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक वो तो दिख ही रहा है कि आखिर कौन किसको पेलने वाला है, लेकिन तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, तुम्हारा मकसद है ना जरूर से जरूर पूरा होगा। सिस्टम भी लाइक तो माई के आर यू इग्नोरिंग मी? और ये सुनने के बाद तो हुआंग की खुशी अलग ही लेवल की होती है कि साला आज तो पूरा पवेलियन एक कोने से कोड़ दूंगा जस्ट लाइक घोप घोप। अरे इधर आओ जाने मन, थोड़ा और भी चिपक जाओ। सिस्टम भी मनी मन सोचती है कि आखिर कितनी देर, नहीं बोलो कितनी देर, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा ये चोमू सा गार्ड और तुम्हारे ये आर्टिफैक्ट तुम्हें भला कब तक बचाएंगे। और मनी मन अपने ही ख्यालों में मगन रहती है। जब वो लड़की हारेगी तब होस्ट भी अपनी जान को बचाने के लिए भागेगा और उसी वक्त भगवान बनकर मैं आ जाऊंगी और उसे बचा लूंगी। फिर क्या वो मेरा दीवाना बन जाएगा, दीवाना।
और उसको इस तरह से पागलों की तरह हंसते देख फेन भी सोचता है कि सच में लगता है इसका मकसद पूरा ना होने के कारण ये पागल हो गई है। फिर और क्या, याओ हार जाती है, जिसको देखने के बाद सिस्टम भी फुल खुश। अरे यार ये हुई ना बात। डिसाइपल बोलता है तो बोलो, कुछ बोलना है क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। सिस्टम बोलती है अरे गजब, आखिरकार अब बारी आ गई ना मेरे चमकने की। और इतना बोल ही रही थी तभी अचानक कोई तो छत को तोड़ते हुए सीधा नीचे आ जाता है और हो जाता है पूरा धूल धूल, जहाँ पर डिसाइपल बोलता है अरे अरे यार ये कौन आ गया। और हमें छत तोड़ने वाले को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा उसके आगे खड़ा हो जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक डिवाइन गार्ड है, वो भी लुओ फैमिली का, और इसका नाम गाओ है। वो बोलता है सुन बे लोंडे, चल जल्दी से अपनी तलवार को फेंक दे वरना मरने के लिए रेडी हो जाओ, समझा। डिसाइपल बोलता है इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या फॉर्मेशन ने काम नहीं किया या फिर ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे भागता वो देख गाओ भी बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तू यहाँ से भाग पाओगे, और उसे पकड़कर बोलता है यंग मास्टर को मारना चाहते थे ना, तो बदले में तुम्हें भी तो मरना चाहिए। वो भी डरते हुए बोलता है अरे 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं चांगलांग सोर्ड सेट का डिसाइपल हूँ। और ये देखकर सिस्टम भी मनी मन सोचती है अब साला ये कौन है। तभी पीछे से हुआंग भी चिल्लाते हुए बोलता है अरे भाई जरा संभल कर। सिस्टम भी लाइक है अब क्या हुआ, और हमें दिखाया जाता है यू बहुत तेजी से अटैक करने के लिए सीधा मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ी रही थी। सिस्टम भी लाइक ये हुई ना चांस वाली बात, अब दिखाऊंगी बीसी कि आखिर अपन क्या चीज है, और एक कार्ड को निकाल लेती है। और जैसे उस कार्ड को यूज करती तभी फिर कोई आकर अपने फैन को बचा लेता है। और इस बार एक लड़की थी जिसे देखकर यू भी एक पल के लिए चौंक जाती है। तभी वो लड़की यू पर अटैक कर देती है, जिससे यू लिटरली कुछ ज्यादा ही दूर फेंका जाती है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम इंग है, जो कि अपने मेन कैरेक्टर का एक पर्सनल अटेंडेंट होती है। और ये सारा कांड देखकर सिस्टम भी सोचती है सीरियसली ये लड़का इतने सारे लोगों को बस तब से छिपा कर घूमे जा रहा था। अरे और कार्ड को फेंकते हुए बोलती है हट बीसी, साला तब से देख रहा हूँ कि कभी कोई आदमी आ रहा है या कभी कोई औरत आ रही है, पता नहीं क्यों, आखिर करूँ तो करूँ क्या। हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू से कोई तो बोल रहा था कि तुम्हारा मिशन सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरह से तुम फैन के करीब जाओ और उसके साथ रहो, और जब भी तुम्हें एक अच्छा सा मौका मिले तुम उसे जान से मार डालना, समझी। वो भी अरे बिल्कुल। और हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब अपना फैन भी फुल मजे में पिए जा रहा था। तब ये सोचती है इस बेवकूफ को बेवकूफ बनाना तो कुछ ज्यादा ही आसान है। और जब अपना मेन कैरेक्टर उसे तलवार दे रहा था तब भी वो मनी सोची जा रही थी जब मैं तुम्हें इस तलवार से मारूंगी ना तब तुम्हारा रिएक्शन देखने लायक होगा। और तुम लोग को याद है जब साला उसने तकनीक से भरे एक पूरा का पूरा कमरा उसको पढ़ने के लिए दे दिया था, उस टाइम तो ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी अपने मेन कैरेक्टर पर और सोच रही थी ये कमीना कहीं का, क्या इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर इस तकनीक की वैल्यू क्या है इस दुनिया में। लेकिन मारने का मिशन कुछ ज्यादा ही पहले आता है, वरना मैं यहाँ पर रहकर कुछ ज्यादा ही इंजॉय करती है। अब आते हैं प्रेजेंट पर, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल एटीट्यूड में बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारा ये एक्टिंग कुछ दिन और भी चलेगा, लेकिन जरा देखो तो ये तो तुरंत ही खत्म हो गया। और ये सुनने के बाद वो भी चौंक जाती है और बोलती है पर तुम्हें पता कैसे चला। वो भी अरे यार ये जाना तो कुछ ज्यादा ही आसान था, जरा याद करो मैं जब भी तुम्हें कोई गिफ्ट देता था तब तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल एक ही था, जस्ट लाइक नॉर्मल, समझी। अगर यही गिफ्ट मैंने किसी और को दिया होता ना तब तो वो खुशी के मारे पूरा पागल हो जाता, पागल। लेकिन तुम कमीनी कहीं की छलावा। और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोलता है सुन तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहले ये बताओ कि तुम क्या जानती हो और आखिर किस माँ की लाल की इतनी औकात हो गई है जो मुझे मारना चाहता है, और दूसरा दिखने में तो तुम वर्जिन लग रही हो तो क्यों ना मैं थोड़ा सा मेहनत करके तोड़ दूं सील, ताकि तुम अपने आप ही सब कुछ बक दो। वो बोलती है तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो, या फिर मारो या फिर मेरी इज्जत ही क्यों ना लूट लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। मेन कैरेक्टर भी लायक तो ठीक है बाबू बस 5 मिनट, उसके बाद मैं तुम्हें हुआंग से पिलवाऊंगा। तभी बोलता है ऐसा लगता है चौथा चचा तो सच में कुछ ज्यादा ही गांडू निकला, वो मुझे एक चारे की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब मछली पकड़ते टाइम एक गार्ड आकर चचा को एक चिट्ठी दिया था। और गाँव से बोलता है तो ठीक है पहले मुझे ये बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। वो बताता है हाल ही में डिवाइन गार्ड्स को एक बात पता चली है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि पेट्रियाज का ब्रेक थ्रू हो, इसलिए उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और सीधा इस शहर में आ गए। और पेट्रियाज का ब्रेक थ्रू रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो यंग मास्टर को मार डाले। तभी सिस्टम भी अचानक फैन के पीछे आकर बोलती है कि बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है, नाइस। और उसको देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है आखिर इस सिस्टम की बच्ची को हो क्या जाता है, साला जब देखो तब मूड बदलता रहता है। वो बोलती है अरे होश तो बोलो, डर तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि क्या पता कौन कहां से आकर तुम्हें पेल कर चल जाए, इसलिए तो कहते हैं अपना हाथ जगरनाथ, अगर तुम्हारे पास पावर होगी तब तुम सब कुछ खुद ही हैंडल कर लोगे, समझे। तो चलो जल्दी करो और एक मिशन को स्टार्ट करो, बदले में खतरनाक लेवल के रिवॉर्ड मिलेंगे, रिवॉर्ड। जिसे सुनकर फैन भी एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है लगता है तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, क्यों। सिस्टम भी लाइक है आखिर बोलना क्या चाहते हो। तभी इंग भी बोलती है जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि उसे सोल्व करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, आपके बनाए मिलिट्री स्ट्रेटेजीज।
35, नंबर 19, 45, 60 और 72 का यूज करना पड़ेगा। तभी सिस्टम भी है मिलिट्री स्ट्रेटेजीज। आखिर ये क्या है? तभी फैन बोलता है समय को बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस 72 नंबर का यूज करो, समझी? इंग भी लाइक ठीक है मैं समझ गई। गाँव पूछता है आखिर ये 72 नंबर की स्ट्रेटेजीज है क्या? सिस्टम भी लाइक हाँ मुझे भी। वो बताती है जब यंग मास्टर खतरे में हो तब उसे बचने के लिए यंग मास्टर ने 3000 मास्टरमाइंड को काम पर रखा है कि सोचो बीसी आखिर किस तरह से बचा जाए, और फाइनली एक साल बाद 167 स्ट्रेटेजीज को तैयार कर पाए हैं, समझे? और इन स्ट्रेटेजीज में हर वो चीज शामिल है जिनसे यंग मास्टर को खतरा हो। गाँव भी लाइक जैसा कि यंग मास्टर से उम्मीद थी, वो हमेशा से ही 2 कदम सबसे आगे रहते हैं। सिस्टम बोलती है बाप रे ये कमीना तो साला मास्टरमाइंड निकला, पूरा का पूरा एसोसिएशन चला रहा है। मेन कैरेक्टर भी मनी मत सोचता है जब मैं दूसरों की औकात जान ही सकता हूँ कि वो कितनी दूर तक सोच सकते हैं, तब मैं परेशान क्यों हूँ। सीन चेंज होता है और हमें आसमान के ऊपर एक बहुत बड़े फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आवाज आती है कि सुनो शहर के लोगों, कृपया आप अपने घर के अंदर बने रहिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तभी मास्क मैन आपस में बात करने लगते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, लुओ परिवार ने तो पूरे शहर को ही फॉर्मेशन में बंद कर दिया, और ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जहाँ पर चींटी भी बाहर नहीं जा सकती और ना ही लोग उड़ सकते हैं, और देखने पर तो यही लग रहा है कि हम तो पूरी तरह से फंस गए हैं। तभी उसका लीडर बोलता है अब बस करो, और इस सिचुएशन को देखते हुए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। दूसरा भी लाइक रास्ता पर कौन सा? वो बताता है यही कि हमें किसी भी हालात में फेन को मारना पड़ेगा। तभी उनमें से एक बोलता है क्या कहा? उसे मारना पड़ेगा, लेकिन वो तो लियो फैमिली का इकलौता वंशज है और ऊपर से उसके बॉडी में लियो फैमिली का डायरेक्ट ब्लड लाइन सील भी है। ये आखिर कैसे पॉसिबल होगा कि इस मोमेंट पर हम उसे मार पाए? लीडर बोलता है अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, समझे? और इस मोमेंट पर रिस्क तो है लेकिन करना तो पड़ेगा, और वैसे भी हम यहाँ पर मरने ही वाले हैं तो चलो करते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको कोई तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि बीसी उसको कोई मारने वाला भी है। वो बोलता है इसकी बेड़ की मजे क्या सीन है, साला फॉर्मेशन तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। तभी अपना फैन उन लोगों को नोटिस कर लेता है, वो भी ओह माय गॉड सालों से रहा नहीं जा रहा, लेकिन क्या करे मुझे मारने आए थे ना नल्ले कहीं के। और जैसे वो लोग भागने की कोशिश करते हैं फॉर्मेशन उसको रोक लेता है। तभी आवाज आती है भाग रहे हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, अरे बाबू सारे के सारे रूट्स बंद हो चुके हैं। तभी वो लोग सीधा मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो भी मेरे पास आओगे, आ जाओ। लीडर बोलता है चलो जल्दी करो, और सब लोग मिलकर उस कमीने पर अटैक करो, और फाइनली अटैक कर दिया जाता है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि वो अटैक कितना पावरफुल लग रहा था। तभी आसमान में बहुत जोरों से बिजली कड़कती है, जिसको देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल खुश कि ये हुई ना बात, अब मजा आएगा बिडू। और वो बिजली डायरेक्ट जाकर एक पिलर से टकराती है, या फिर ये बोलो कि वो अटैक को खत्म कर देती है। और ये कांड को देखकर एनिमीज की तो पूरी तरह से फट जाती है। तभी हमें मेन कैरेक्टर के 72वें रणनीति के बारे में बताया जाता है कि पहले चारा डालो जिससे वो लोग चारे को खाने के लिए बाहर आएंगे, और तभी अचानक जाल में फंसा दो जिससे ये होगा कि बीसी अगबका जाएंगे अगबका, और ये बचने के लिए इधर उधर बस भागने लगेंगे। और जैसे मौका मिले कॉल द पेरेंट्स कोई तो आकर उस हमले से मेन कैरेक्टर को बचा लेता है, और उसको ऐसा करते देख दुश्मनों की लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है। लीडर बोलता है क्या इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो उजी है, पर ये इतनी जल्दी सर्कुलेशन से बाहर कैसे आ गया धत्तेरी के। और हाँ ये आदमी अपने मेन कैरेक्टर का बाप होता है। वो बोलता है तुम्हारी माँ का आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की, और इतना बोलता ही एक प्रेशर को रिलीज करता है, जिसे वो लोग भी अबे साले जल्दी करो उसे रोक। तब और क्या नहीं रोक पाते हैं और सभी को चोट लग जाती है। तभी लीडर भी मनी मत सोचता है कि बाप रे इसकी पावर भी तो बिल्कुल हमारे ही जितनी है फोर्स रियलम पर, और अब तक इसने ट्रिबुलेशन को भी नहीं पार किया, तब फिर हमारे बीच इतना डिफरेंस क्यों? और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग इतना डर गए थे कि उन लोगों की पूरी तरह से फट गई थी, और वो वहाँ से भागने लगते हैं कि भाग बीसी, बाप आया बाप, वो तो हमारी गांड मार लेगा। लीडर भी लाइक अबे यार कहाँ जा रहे हो, भागो मत। बाप बोलता है भाग रहे हो क्या, तुम्हें सच में लगता है? और स्वॉर्ड इंटेंट से उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसे देख कर की तो पूरी तरह से फट जाती है। वो भी लाइक अरे नहीं नहीं मैं मर नहीं सकता। और स्वॉर्ड इंटेंट कुछ ज्यादा ही तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर क्या, खेल खत्म, जो लोग भाग रहे थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। लीडर बोलता है जल्दी से उसे रोको वरना हम भी मारे जाएंगे, और एक अटैक को तैयार करने लगता है, जिसे देखकर बाप बोलता है साले कमीने कहीं के, आज तो तू गया समझो। और एक धर्मा बॉडी से पाल्म का अटैक करता है, और वो अटैक लिटरली इतना पावरफुल था जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर और सिस्टम पूरी तरह से हिल जाते हैं। तभी फैन भी मौका देकर चौका मार देता है, उसे चिल्लाने लगता है कि देखा इसे कहते हैं असली पावर, समझी? लेकिन तुम आथू की होस्ट ये करो वो करो, रिवॉर्ड मिलेगा रिवॉर्ड आज घंटा। जिसे सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा चिढ़ जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फैन भी लाइक है अबे क्या हुआ, कहाँ गई? अब आते हैं लीडर पर, जिसको कुछ ज्यादा ही चोट लगी पड़ी थी। वो भी अरे अरे बाप रे, आखिर इसका फाउंडेशन कितना मजबूत है। और तभी बाप पर ट्रिबुलेशन भी आता है, जिसे उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसे देखकर लीडर भी बोलता है आखिर क्यों वो थंडर ट्रिबुलेशन उस पर काम क्यों नहीं कर रहा। तभी आसमान से एक आवाज आता है, जिसे सुनकर लीडर भी थोड़ा सा हैरान कि क्या एक मिनट, ये आवाज तो इंसेक्टर की है। और एक एनर्जी से बना बहुत बड़ा हाथ लीडर और उसके लोगों को बचा लेता है, जिसे देखने के बाद वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि फाइनली इंसेक्टर हमें बचाने के लिए आ ही गए। जिसे देखने के बाद बाप बोलता
है एक ट्रू इमोर्टल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इतनी भी औकात है जो तुम आज मुझे नरसंहार करने से रोक सको? और तभी एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एक बार फिर से ट्रिबुलेशन आने को था, जिसे देखकर बाप भी गुस्से में बोलता है तेरी माँ का, बार बार, और आसमान की तरफ एक सलेस को कर देता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, समझे? और वो सलेस इतना पावरफुल था कि ट्रिबुलेशन वाले बादल को भी दो टुकड़ों में काट देता है, जिसे देखकर लीडर और उन बंदों की तो पूरी तरह से गांड फट जाती है। और लीडर भी लाइक क्या ये कैसे हो सकता है? और जब गौर से देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ फॉल्स इमोर्टल पर है, मेन कैरेक्टर। फाइनली सब कुछ खत्म हुआ, तो चलो चलता हूँ, अब यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और जैसे जा ही रहा था तभी उसको कोई तो अपनी एनर्जी से उठा लेता है, वो भी है बाप रे, लगता है मैं तो गया काम से। और वो उड़े जा रहा था और ट्रिबुलेशन के अंदर घुस जाता है जहाँ पर उसका बाप बैठा था। वो बोलता है तो बताओ ये नजारा देखकर तुम्हें क्या फील हो रहा है? वो भी हाँ फील, ये तो सिर्फ चमक रहे हैं। बाप बोलता है खैर छोड़ो, और ठंडर के साथ कुछ तो करने लगता है। अरे यार ये ठंडर आवाज कितना कर रहा है। तभी बाप भी एक गहरी से सांस लेकर बोलता है तो मेरे बच्चे, क्या तुम जानते भी हो कि एक ट्रू इमोर्टल ट्रिबुलेशन कुछ ज्यादा ही अलग और पावरफुल होता है नॉर्मल ट्रिबुलेशन से? इसलिए जरा ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल सके, समझे? और उस ठंडर को मैनिपुलेट करके उसे फेन को दे देता है कि ये लो, इसे संभाल कर रखो, जब भी तुम्हारा किसी से सामना हो ना, बस इसको उस पर फेंक देना। और ये उस ठंडर तलिस्मान से कुछ ज्यादा ही अच्छा है जिसको तुम लेकर घूमते रहते हो। और ये देकर वहाँ से चला जाता है, जिसको जाते हुए अपने सिस्टम भी गौर से देखी जा रही थी, जिसको देखता वो अपना मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है। हे तो कमीनी क्या हुआ, तुम तो कुछ ज्यादा ही चुप हो, क्यों अब नहीं बोलोगी कि ये कर लो वो कर लो, एक काम करो गांड मरा लो? तभी सिस्टम भी बेचारी उसको इग्नोर मारते हुए बोलती है अरे नहीं खैर छोड़ो, और ये बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है। और अपना मेन कैरेक्टर बस उसे जाते हुए देख ही रहा था। अब आते हैं कुछ घंटों बाद, जब अपना चौथा चचा बहुत आराम से चाय की प्याली को भरे जा रहा था, वो भी ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों मेरा मुंह में ले लो। तभी फैन भी दरवाजा खोलते हुए बोलता है चाचा तोहर माई के, दिस इज नॉट फेयर, आपने तो मेरा इस्तेमाल कर लिया इस्तेमाल। और ये सुनकर चचा बोलता है अरे अरे तुम यहाँ पर कैसे? माफ करना वो मेरी गलती थी, पर क्या करूँ, उन लोगों को मारना भी तो जरूरी था ना। खैर छोड़ो, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मांगो क्या मांगते हो सिवाय लड़की के? वो भी क्या लड़की, आज कद्दू मेरा, मुझे तो सिर्फ एक फिशिंग रोड चाहिए जिसको सुकोंग पवेलियन ने बनाया हो। चचा भी लाइक अरे यार तुम भी ना कम से कम ये तो मत किया करो। तभी वहाँ पर बाप आ जाता है, जिसको अपना चचा भी ये लो चोय चोय पियो चोय, और हाँ मुबारक हो ट्रू इमोर्टल में जाने के लिए, भगवान करे कि आप और भी आगे बढ़ते रहे। बाप बोलता है अरे यार देखो हम लोग तो भाई है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सब फॉर्मेलिटी की जरूरत भी है। और अपना फैन भी इन सब की बातों को सुने जा रहा था। तभी बाप बोलता है हो तो फाइनली तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच ही गए, नाइस। वो भी अरे ये सब तो एक्सीडेंट था, हालांकि तुमने थोड़ा लेट ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन चलो अच्छा है कि कम से कम कर तो लिया। अब लगता है कि तुम एंशिएंट एकेडमी सीक्रेट रियल्म के ओपनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये कल्टीवेशन लेवल वहाँ पर कुछ भी ज्यादा काम आने वाला है। फैन भी लाइक हाँ ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और मनी मन सोचता है कि बाप रे ये एकेडमी का नाम ही सुनने में कितना खतरनाक लग रहा है, इसलिए मैं तो नहीं जाने वाला। और रही बात फाउंडेशन लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू करने की, तो वो तो घंटा भी नहीं करूंगा। तभी बाप बोलता है बेटा देख, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? जिसे सुनकर वो भी लिटरली पूरी तरह से हिल जाता है कि ये अचानक आप क्यों बोल रहे हैं? देखो तुम किंगटियन डायनेस्टी के बारे में तो जानते ही हो ना, और हुआयू भी हमसे अलायंस बनाना चाहते हैं, वो भी शादी के थ्रू। और बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पता चला है कि तुम तो बिल्कुल सही मैच हो, इसलिए वो यहाँ पर जल्दी आएंगे बात को आगे बढ़ाने के लिए, समझे? चचा बोलता है क्या कहा किंगटियन डायनेस्टी ना? इसका मतलब कहीं तुम महारानी के बारे में तो बात नहीं कर रहे? अरे बिल्कुल उसी के बारे में तो बोल रहा हूँ। तो मेरे बच्चे क्या तुमने कभी उसके बारे में सुना है? फैन भी लाइक आई थिंक थोड़ा सा तो सुना है। और मनीमन सोचता है कि बाप रे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये महारानी लेन हाल ही में गद्दी पर बैठी है, और बैठते ही उसने क्या धूम मचाया है। अगर मैं उस महारानी का पति बन गया ना, तो समझो मेरे पीसफुल लाइफ की एल लग जाएंगे एल। और बोलता है पापा आपको नहीं लगता कि ऐसे क्रिटिकल मामलों में हमें थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना चाहिए? बाप बोलता है बिल्कुल भी नहीं। अरे बेवकूफ, कब तक? नहीं बोलो कब तक? तुम बस ऐसे ही हिलाते रहोगे, कब खोलेगा तुम्हारा खून? मुझे भी तो शौक है अपने पोते के साथ खेलना, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने पोते को देखूं? और ये सुनकर फैन भी मनी मन सोचता है कि बाप रे लगता है ये लोग तो शादी करवा कर ही मानेंगे। साला इस दुनिया में भी आने के बाद मैं शादी से नहीं बच पा रहा हूँ, तू है मेरी जिंदगी पर। चचा बोलता है अरे तो जल्दी बोलो सबको बता दो कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो चुका है, और कुछ दिन के लिए तुम सेकुलेशन में जा चुके हो अपनी पावर को स्टेबलाइज करने के लिए। और ये सुनकर फैन भी मनी मन सोचता है कि नहीं यार मैं नहीं चाहता कि मेरी इस झंड सी जिंदगी को कोई आकर और भी झंड बना दे, पर क्या करूं, अरे क्या करूं इसकी माँ का आइडिया। और पूरे जोश में खड़ा होकर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर लोग आपके ब्रेक थ्रू को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किए जा रहे, और यहाँ पर मैं आराम से शादी कर लूं, हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं अपने दम पर बदला लूंगा। बाप बोलता है अरे वाह क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो ना? आमतौर पर तुम इन मामलों से कुछ ज्यादा ही दूर रहते हो, पर आज तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही जोश लग रहा है। अरे क्यों ना हो जोश में, आखिर
आखिरकार बदला जो लेना है मुझे। बाप बोलता है तो ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो जाओ, जाकर कर लो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। फेन भी लाइक अरे गजब, तो ठीक है, मैं फिलहाल उन लोगों को जाकर पेलता हूँ ताकि सब कुछ पता चल सके। और ये बोलकर वहाँ से उड़ान हो जाता है। तभी बाप बोलता है तो भाई बोल, अब महारानी की शादी का क्या करें हम लोग? वो भी क्या करे, अरे फिलहाल के लिए ये सब बातों को भूल जाओ और जरा देखो तो हमारा फैन कितना खुश लग रहा है। तभी बाप बोलता है क्या तुम्हें पता है, जब मेरा ब्रेक थ्रू हुआ था तब मुझे एहसास हुआ था कि नहीं, इतनी पावर भी काफी नहीं है मेरे पास, क्योंकि आने वाले टाइम में इमोटल्स लोगों की कुछ ज्यादा ही भीड़ लगने वाली है और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नकली इमोटल बनकर घूमते ही रहेंगे। अपना चच्चा बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, यह इमोटलिटी का रास्ता कुछ ज्यादा ही आसान है, फिर भी ना जाने क्यों लोग इससे दूर भागते रहते हैं। और लगता है हेवेंस भी कुछ ज्यादा ही मेहरबान है हम लोगों पर, क्योंकि तुम खुद ही देख लो, आने वाले टाइम पर इमोटल्स कचड़े की तरह चारों ओर मिलेंगे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें बहुत बड़े घर को दिखाया जाता है। जी हाँ, लिटरली बहुत बड़ा घर। और वहाँ से फैन भी कहीं तो जाते हुए मनी मन सोच रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी सच में कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए तो इसको मैं बदला लेने के लिए यूज करूंगा। तभी अचानक इसका बॉडी वाइब्रेट करने लगता है और तुम देख सकते हो कि इंग भी इसके साथ ही थी। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने पेंडेंट को निकाल लेता है। हैं, अब तुम क्यों हिल रहे हो? और कुछ तो दिमाग में आता है और तभी मनी मन सोचता है इंटरेस्टिंग, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग। तभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो बहुत ही सेट सा चेहरा बनाकर कुछ तो पढ़े जा रही थी और उस बुक को बंद करते हुए मनी मन सोचती है ना जाने क्यों, लेकिन उस ट्रिबुलेशन वाले इंसिडेंट को देखने के बाद पता नहीं मेरा मूड क्यों खराब हो रहा है। तभी अचानक कुछ तो होता है और सिस्टम की आंखों में एरर दिखाई पड़ता है। तभी वो भी चौंक जाती है और बोलती है कि फाइनली आखिरकार मुझे मिल ही गया। और हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत सारे तस्वीरों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बच्चा था और इंग उसको पकड़ने के लिए पीछे भागी जा रही थी, और दूसरे तस्वीर में वो इंग के साथ गेम खेल रहा था। फिर तीसरे की बारी आती है जहाँ पर वो कोठे वाली के साथ कुछ ज्यादा ही मजे में था, वो भी आज का नशा मैं बीच में क्रांति लिखकर उतारूंगा, क्यों, क्या बोलती हो जाने मन। अपने सिस्टम तो इन सब तस्वीरों को देखकर कुछ ज्यादा ही पगलाई हुई थी कि होस्ट मैं तो भूल ही गई थी, पर शायद आपको नहीं पता कि जब से आप इस दुनिया में आए हैं ना, तब से मैं आप पर कुछ ज्यादा ही नजर बनाए रखी हूँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं जब मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन दिक्कत की बात तो तब हो गई जब आपके दिल में कोई भी डिजायर ही पैदा नहीं हुआ, वरना मैं तो पहले ही आपसे बॉन्ड बना चुकी होती। फिर एक दिन पता नहीं क्यों अचानक आप कल्टीवेशन करने लगते हैं, जिससे फायदा ये हुआ कि कम से कम सिस्टम उस टाइम फुली तौर पर एक्टिवेट तो हो गया था। मेन कैरेक्टर आग, ये हुई ना बात, और ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। और उसे इस तरह से भागता देख सिस्टम भी मनी मन सोचती है कि अरे यार ये होस्ट तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा है, लगता है अपने कल्टीवेशन को बाहर दूसरों को दिखाने के लिए जा रहा है। पर तुम लोग तो जानते ही हो ना कि चाहे फ्यूचर हो या फिर पास्ट, अपना मेन कैरेक्टर इतनी आसानी से कल्टीवेशन कैसे कर लेगा। इसलिए तो वो जो भी कल्टीवेशन से आग जलाना सीखा था ना, उसको वो मछली को पकाने में यूज करता है, जिसे देखकर अपनी सिस्टम भी पूरी तरह से हिल जाती है कि है आखिर तू ये क्या कर रहा है। और वो दिन था जब मैं होस्ट से पहली बार डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि भोसड़ी वाले होस्ट ने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया और उसने कल्टीवेशन वाले आग से लिटरली एक मछली को फ्राई कर दिया। इसलिए उस टाइम से मैंने भी ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए इसको तो कल्टीवेशन करवा कर ही रहूंगी। अब आते हैं प्रेजेंट में, यानी कि रियल स्टोरी में, जहाँ पर एक मास्टर अपने होस्ट को मेन कैरेक्टर को पढ़ा रहा था। वो भी तो बच्चे जैसे कि तुम्हारा बाप सर्कुलेशन से बाहर आ गया है, इसलिए तुम अब आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और ये मैं नहीं, तुम्हारा बाप बोल रहा है, तो बोलो बी फॉर बड़ा एप्पल है। साला मैं कितना अच्छा अपनी बीबी के बड़े एप्पल के साथ दबाने में व्यस्त था, लेकिन तुम्हारा बाप मुझे यहाँ पर बुलवा लिया। खैर छोड़ो, तो बोलो सी फॉर छोटा चेतन, क्यों, अच्छा नाम है ना, मैंने अपने घोड़े का नाम भी चेतन ही रखा है। और ये सब सुनकर फैन भी लाइक अरे यार ये पढ़ा रहे हैं या फिर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। खैर मुझे तो यही लग रहा है कि अगर मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया ना, तो समझो मेरी वाट लग जाएगी। तभी मास्टर बोलता है मैंने जो भी बोला फिलहाल के लिए उसे भूल जाओ, अब तुम्हारी बात करते हैं। तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है वो फिलहाल के लिए ग्रेड बी पर है, और तुमने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया, इसलिए तुम्हें अपनी मेरिडियन को रोजाना नरिश करना पड़ेगा, समझे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम अपनी कल्टीवेशन को पहले स्टेबलाइज करो। और ये सुनकर फैन भी लाइक हाँ कर लूंगा। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है और अपने सामने सिस्टम को देखता है, जो कि उसको रिवॉर्ड के तौर पर विटालिटी पॉइंट दिया जा रहा था। वो भी लाइक हीरा बेटे अरे यार खैर छोड़ो ये सब। और खून की उल्टी देखकर मास्टर भी डर जाता है कि अरे तुम ठीक तो हो ना। वो बोलता है अरे टेंशन मत लीजिए, बस मेरे मेरिडियन में कुछ ज्यादा ही एनर्जी फ्लो हो गई थी, इसलिए ये हुआ। और मनी मन सोचता है सिस्टम की बच्ची, मैंने तो सोचा था कि तू चली गई है, लेकिन ये। मास्टर भी लाइक अरे यार मैं तो कुछ ज्यादा ही डर गया था, पर चलो अच्छा है कि ये सिर्फ एक अनस्टेबल एनर्जी था। फैन बोलता है मास्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो क्या हम ये क्लास को किसी और दिन कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी अरे बिल्कुल, तुम बस अपना ध्यान रखना, समझे। और ये बोलकर मास्टर वहाँ से निकल जाता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उस दरवाजे को अच्छे से लगा देता है और बोलता है तो बोल तुम्हारा मकसद क्या है, अब तुम क्या करना चाहती हो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इन सिस्टम के झंझटों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो फिर आखिर तुम इतना ट्राई क्यों कर रही हो। सिस्टम भी लाइक जब तुमने मुझे धिपाया था ना, तब मुझे एहसास हुआ था कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए और एक आलसी सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसलिए तो मैंने तुम्हारे डेली रूटीन को फॉलो किया। तब जाकर मुझे पता चला कि तुम तो पूरी तरह से नल्ले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे हर एक काम को टास्क मानकर उसको पूरा होते ही तुम्हें रिवॉर्ड देने के
बारे में सोच लिया था। तो बोलो कैसा लगा ये आइडिया? और ये सुनकर फैन भी बोलता है, अरे वाह गजब, अब जाकर तुम्हें पता चला कि आखिरकार एक क्लाइंट को क्या चाहिए। नाइस। फिर सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर फैन को खेलते समय रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, आई मीन विटालिटी पॉइंट। फिर सोते समय पॉइंट, खाते समय पॉइंट, यहाँ तक कि साला हगते मुतते समय भी पॉइंट मिल रहा था। फिर एक समय ऐसा आता है जहाँ पर फैन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसको पॉइंट दे देकर उसको वहाँ पर पहुंचा ही दिया था। मेरा मतलब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेट स्टेज पर। और अपना लेवल को बढ़ता देख फैन भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, अगर तुम्हें सच में मेरे साथ खेलना ही है ना तो फिर मुझे दोष मत देना जब मैं तुम्हारे सपनों को पूरी तरह से कुचल दूंगा, समझी? फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो बक्से को लेकर जा रहा था और रख देता है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे बक्से थे जिसको अपना मेन कैरेक्टर मंगवाया था, वो भी आई थिंक इतना से काम हो जाएगा। और एक ढक्कन को खोलता है जिसको देखकर सिस्टम भी मनी मन सोचती है आखिर ये करना क्या चाहता है, और अपना मेन कैरेक्टर उस बोतल में पड़े सारे पीस को खा जाता है। तभी हमें फैन के अंदर के मेरिडियन को दिखाया जाता है जो कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत में थे। फिर अचानक सभी को एक झटका लगता है और वो सब बह जाते हैं, और ये सब उन पिल्सों की वजह से हुआ था। जिससे होता ये है कि फैन का कल्टीवेशन एक तरफ से डाउन हो रहा था तो दूसरी तरफ से उसकी फिजिक्स एबिलिटी इनहेंस होती जा रही थी। और ये देखकर सिस्टम भी लग, तो हर माइके अब ये क्या कर दिया तुमने? तुमने तो अपनी फिजिक्स को बढ़ाने के लिए पूरी कल्टीवेशन की ही माँ बहन एक कर दी। फैन बोलता है, अरे तो क्या हुआ, बस कल्टीवेशन ही तो था। लोगों का खानदान है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बाबू, बस 5 मिनट। और इनसे बोलता है, जाकर बोल दो आज मेरे लिए खाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं पिल्स खाऊंगा, पिल्स। सीन चेंज होता है और हमें पेट्रियाज के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो अपने बाप से बोल रहा था। तभी बाप भी लाए, क्या कहा तुमने? मेरा बेटा एंशिएंट रियल में जाने के लिए फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा है ताकि वो फाउंडेशन के लेट स्टेज में जा सके, और जिसके कारण उसको खून की उल्टी भी हुई थी। मास्टर बोलता है, यार सच में यंग मास्टर तो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर वो बेटा किसका है? अब जब वो इतना मेहनत कर ही रहा है तब मैं भी क्यों पीछे हटूं? और मास्टर से बोलता है, तो ठीक है जल्दी से ट्रेजरी में जाओ और जाकर 9 रिवोल्यूशन पिल को लेकर आओ ताकि मैं अपने बेटे की हेल्प कर सकूं उसको फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाने में। वो भी, अरे बिल्कुल मैं तुरंत लेकर आता हूँ। और हमें उन बक्सों को दिखाया जाता है जिनमें पिल्स थी, वो सारे के सारे खाली हो गए थे और अपना मेन कैरेक्टर उन पिल्सों को खाकर जमीन में लेटा पड़ा था। सिस्टम बताता है फिजिक्स 99% बढ़ चुका है, अब वो ए रैंक पर है, जहाँ दूसरी तरफ वो लेट स्टेज से घटकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड स्टेज पर आ गया था। फैन भी लाइक, अरे अरे बाप रे, मेरा पेट फूल गया, अब मैं सांसें भी नहीं ले पा रहा हूँ यार। अपना मेन कैरेक्टर उन पिल्सों को खाकर लेटा पड़ा था, वो भी हाय जिंदगी। तो बोल कमीनी कैसा लगा? क्यों मुंह दिया ना तेरे मकसद पर? सिस्टम मिला, साले कमीने होस्ट तेरी माँ का। तभी अचानक मेन कैरेक्टर के पीछे उसका बाप आ जाता है, वो भी है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाप बोलता, मैंने सुना है कि मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही मेहनत किया जा रहा है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेट स्टेज में पहुंचने के लिए, और देखने में लगता भी है कि तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है। जरा देखो तो तुम्हारे आंखें भी कितनी काली हो गई है, और ये सब लगता है कि सिर्फ मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें इतना प्रेशर दे दिया। लेकिन टेंशन लेने की अब कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, एक 9 रिवोल्यूशन ब्रेक थ्रू पिल्स। ये तुम्हारी हेल्प करेगा डायरेक्ट 2 स्टेजेस में जंप करने के लिए, और इसका घंटा ने कोई साइड इफेक्ट भी है। मेन कैरेक्टर, क्या कहा आपने? बाप बोलता है, मैं पहले ही बहुत परेशान था तुम्हारी मानसिकता को लेकर कि आखिर तुम्हें ये देना भी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन तुमने तो मुझे प्रूव कर दिया और दिखा भी दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो, इसलिए यही राइट टाइम है इस पिल्स को यूज करने का, समझे? और बाप की बातों को सुनकर फैन भी कुछ ज्यादा ही चौंके जा रहा था, जहाँ पर ये सब कांड को देखकर अपने सिस्टम भी बड़ी गौर से सुनी जा रही थी, और वो खुश हो जाती है कि है क्या क्या बात है, अब मजा आएगा ना बीड़ू। फैन भी लाइक, नहीं अरे यार नहीं, आप अपने बेटे के साथ इस तरह का लेवल अप स्कैम नहीं कर सकते। फिर हमें बताया जाता है कि किस तरह अपने मेन कैरेक्टर ने उस पिल्स को खाकर सिर्फ एक ही रात में उसने 2 रियल्म को टप गया, अब उसका लेवल सेल्फ इलाइटमेंट रियल्म पर पहुंच गया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें लिंगलोंग पवेलियन को दिखाया जाता है, और वही अपना कोठा जहाँ पर कुछ लोग दरवाजे को खोलते हुए घुस जाते हैं। लड़की बोलती है, कौन है वहाँ पर? तभी वो भी, हम यहाँ पर यंग मास्टर के आदेश पर आए हैं ताकि सेन नाम की लड़की को आजाद करवा सके। शायद आप समझ ही गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है। और इन लोगों को ऐसा घुसते देख बाहर भी भीड़ लग जाती है। तभी एक बुढ़ऊ बोलता है, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, कहीं ये सब मिलकर उस लड़की को पेलने तो नहीं वाले ना? दूसरे भी लाइक, अबे बुढ़ऊ तेरी माँ का पागल वागल है क्या? वो लड़की को खरीदने के लिए आए हैं ना कि उसे पेलने के लिए, समझा? और ये अपने मेन कैरेक्टर के आदमी लोग हैं। बुढ़ऊ बोलता है, क्या मेन कैरेक्टर, आखिर ये कौन है? और ये सुनने के बाद वो भी, झाड़ कोई चिंता मेन कैरेक्टर को, सुन तू जा और जाकर दूध पी के सूझ जा, समझा? साला जब पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है तो खड़ा क्यों है? अपना मेन कैरेक्टर को कौन नहीं जानता कि वो
कितना बड़ा प्लेबॉय है इस दुनिया का, जिसका नाम लुओ फेन है। फिर सीन बाहर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक आदमी बोलता है, अरे प्लीज इस तरफ मैडम। और हमारे यंग मास्टर ने पहले ही हमसे कह दिया था कि शायद आपको अकेली यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपके जानने पहचानने वालों को भी हमने खरीद लिया है। तभी एक बुढ़ऊ भी मनी मन सोचता है, जो आई थिंक उन लोगों के साथ ही आया होगा, कि शांत रहो और पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। तुमने अच्छा काम किया कि उस प्ले बॉय के आर्टिफैक्ट को खराब कर डाला। बस इसी तरह से एक्ट करती रहो ताकि लोगों को पता भी ना चल पाए। और सेन भी उस बुढ़ऊ को गौर से देखी जा रही थी। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये वही लड़की है जिसको उस क्रिएचर ने पोजेस कर लिया था। क्यों, अब याद आया? आ ही गया होगा। सेन लड़के से बोलती है, मेरी तरफ से यंग मास्टर को धन्यवाद बोलना, क्योंकि सच में मैं यही सोच रही थी कि आखिरकार मेरी जैसी एक अबला नारी इन महलों में तो अकेली पड़ जाएगी ना। पर जरा देखो तो यंग मास्टर कितने अच्छे हैं, मेरे दोस्तों को भी साथ में ले आए यहाँ पर। तो चलो जल्दी से अब हम लोग लुओ मेंशन चलते हैं। और ये सुनकर लड़का बोलता है, अरे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। हमने आपको आजाद तो करवा दिया, लेकिन हम लोग लुओ मेंशन नहीं जा रहे हैं। वो भी क्या? हम लुओ मेंशन नहीं जा रहे हैं, पर हम जा कहाँ पर रहे हैं? तभी सभी लोग आसमान की ओर कुछ तो नोटिस करता है और आसमान की ओर देखने लगता है, जहाँ पर एक लड़का बोलता है, अबे आखिर वो है क्या चीज? दूसरा भी लाइक, क्या तुम्हें नहीं पता? वो लुओ फैमिली का हवाई बोट है, जिसको हमारे जैसा नॉर्मल इंसान को देख लेना ही बहुत बड़ी बात है, समझे? हालांकि मुझे इसके रैंक के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि इसको लुओ फैमिली के पेट्रियार्च ने यूज किया था 3 टॉप टायर सेट को मिटाने के लिए, जो कि मीलों दूर में थे। क्या तुम्हें पता भी है, अगर हम सबको बेच भी दिया जाए ना, तो इसकी सवारी का 5 मिनट भी हम नहीं खरीद पाएंगे। हमारी इतनी ही औकात है, साला झाड़ तो चिंता गरीब आदमी को। तभी पहला बोलता है, अरे यार तुमने तो मुझे कुछ ज्यादा ही डिमोटिवेट कर दिया, और यहाँ तक कि मूड की माँ बहन हुई सो अलग। तभी हमें फैन और रिंग को दिखाया जाता है। वो बोलती है, अरे यंग मास्टर हम इतनी जल्दी कहाँ पर जा रहे हैं? वो बोलता है, देखो पूछता से तो घंटा भी कुछ नहीं पता चला। अगर हमले की हिंट्स को देखे तो वो डायरेक्ट दक्षिणी सीमा और पश्चिमी रेगिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। तभी क्रीपी सा फेस बनाकर बोलता है कि बाप रे साला, इतना मेहनत वो भी मैं कर रहा हूँ, क्या झंड से जिंदगी हो गई है मेरी। साला आखिरकार कहाँ नहीं जाना पड़ रहा है मुझे। इंग बोलती है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब की सब सिर्फ मेरी गलती है जो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर चाहे तो आप मुझे सजा भी दे सकते हैं। फैन भी लाइक, अरे नहीं यार, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इनफैक्ट तुम तो समझ ही नहीं पाओगी कि जब एक आलसी को जबरदस्ती अंगुली करके उसको वो दिया जाता है जो उसको कभी चाहिए ही नहीं था, तो क्या होगा। तभी अपनी सिस्टम बोलती है, ओह माय गॉड, क्या ये सच में मेरा ही होस्ट है ना, जो एक नंबर का नल्ला कमीना हरामी, और क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। सच में कितनी अच्छी बात है, तुम्हारा लेवल अप हो गया। वो भी मनी मन सोचता है, सांप, साला सांप पाल रहा हूँ सांप, मेरे चारों तरफ तो बस षड्यंत्री चल रहे हैं। वो तो अच्छा है कि इस कमीनी को सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ, वरना अगर मेरे बाप ने इसे देख लिया होता ना, तो वो पूरी जिंदगी भर इसको मेरे गले में बांध देते हैं कि चलो अच्छा है मेरे बेटे का फ्री में लेवल अप हो जाएगा। हाँ, सच में आलसी बनना तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। खैर छोड़ो, चलो थोड़ा सा बदला लेने के बारे में सोचते हैं। तभी इंग बोलती है, यंग मास्टर उन लोगों को बोट में बैठा लिया गया है और अब तक उन लोगों से कुछ भी सस्पिशियस ऐसा पता नहीं चला है। शायद हो सकता है कि वो लोग निर्दोष है, लेकिन ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है। थिंकिंग, आप क्या बोलते हैं? वो भी गुड, तो चलो मैं खुद ही पता कर लेता हूँ कि आखिर तुम्हारी थिंकिंग क्या कह रही है। और सेन से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब आते हैं सेन की ओर, जो कि बाहर के नजारे को देखकर कुछ ज्यादा ही मनी मन में सोची जा रही थी। देखो इस लड़की के अंदर एक क्रिएचर है, अब जाकर हमें पता चलता है कि आखिरकार इसका पास्ट क्या है। तभी हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो किसी चीज को पकड़कर कुछ ज्यादा ही खुश थे कि अरे यार क्या क्या गजब की चीज पकड़ ली है हमने, ये तो एक फॉरेस्ट डीमन स्पिरिट है। दूसरे भी लाइक, ये हुई ना बात, चल अब जल्दी से बेच देते हैं जिससे पीने का दाम भी निकल जाएगा। तभी हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसको बेड़ियों में बांधकर जबरदस्ती पीटा जा रहा था। आदमी बोलता है, साले तेरी माँ का बोल, हमारे लिए काम करेगा या फिर नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम में ही वो शक्तियां है जो कि किसी का भी रूप ले सकता है या फिर पोजेस कर सकता है। तो चल अब हमारे लिए जासूस का काम कर। तभी पीछे से फैन का आवाज आता है, ओ तो तुम्हें ये नजारा पसंद आया क्यों? और ये सुनने के बाद वो लड़की भी पीछे मुड़ती है। फैन बोलता है, हाँ कुछ दिनों में हम लोग जिनलू माउंटेन के बॉर्डर में पहुंच जाएंगे, फिर देखना वहाँ का नजारा तो इससे भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दाव रिम्स जो है। वो बोलती है, नाइस, लगता है यंग मास्टर ने पहले उस दाव रिम्स को देख रखा है। अरे नहीं यार, अपन भी वहाँ पर पहली बार ही जा रहा है, मैंने तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है कि दाव रिम्स ये है वो है वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला और यही सब। और ये सुनने के बाद वो भी बोलती है, ओह तो ये बात है, तो फिर आपको कैसे पता कि वो सुंदर ही होगा? तभी मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, अरे क्योंकि उसे देखने के लिए मैं जो जा रहा हूँ, समझे? कि आपको नहीं लगता कि अक्सर हम जिन चीजों की उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा ही होगा, एट द एंड टाइम आने पर वो बुरा ही निकलता है। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कहते हैं ना उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, क्या पता मेरी उम्मीद तुम्हारे लिए भी कुछ और हो। तभी सेन बोलती है, ओ तो ये बात है, तो यंग मास्टर प्लीज चलिए अब बता भी दीजिए कि क्या उम्मीद रखते हैं मेरे प्रति। और इतना बोलकर फैन के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। और ये सुनकर फैन बोलता है, तुम्हारे लिए ना, क्या कहा उम्मीद? और ये सब सिस्टम बहुत गौर से देखी जा रही थी। तभी अपना मेन कैरेक्टर सेन को कसकर बाहों में भर लेता है। वो भी लाइक, तुम तो
तो कुछ ज्यादा ही प्यारी हो जाने मन। समझ रही हो ना मेरा मतलब क्या है। और ये सब कांड को देखकर सिस्टम तो पूरी तरह से बलस करने लगती है कि बाप रे, लगता है होस्ट आज एक मादा का शिकार करके ही मानेंगे। और मनी मन कुछ ज्यादा ही उठपटांग सोची जा रही थी कि अब कपड़े उतरेंगे और कमीना होस्ट उसको पेल देगा, जिससे ये होगा कि मैं उसको मिशन को कंप्लीट करने के लिए रिवॉर्ड दे पाऊंगी। हुर्रे तेरी माँ का, तो ये लो पॉइंट डुअल कल्टीवेशन के बदले। और सोची जा रही थी कि आखिर ये सब स्टार्ट कैसे होगा। पहले जलेगा मोमबत्ती, फिर अपना होस्ट कपड़े को उतार रहा होगा, जहाँ पर वो भी अपने पिछवाड़े को होस्ट की तरफ करके लेटी पड़ी होगी। फिर क्या, साला होस्ट तो है ही हरामी, ऐसा पेलेगा कि लोक लगा देगा लोग। और ये पागलों की तरह हरकत करते हुए देख फेन भी सिस्टम को नोटिस कर लेता है। तभी वो उस सिस्टम के नोटिफिकेशन पर कुछ तो गौर करता है, जिसमें उसको डुअल कल्टीवेशन के बदले विटालिटी पॉइंट दिया गया था। और ये देखकर फेन तो पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या डुअल कल्टीवेशन में, कब, कहा, अरे यार अब किसको पेल दिया मैंने जो मुझे ही नहीं पता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी सीन चेंज होता है और हमें कुछ तो बताया जाता है कि आज ही का वो दिन है जिसको डिप्लोमेटिक रिलेशन डे के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ये है कि आज ही के दिन फॉरेस्ट डीमन स्पिरिट ट्राइब और इंसान एक साथ आए थे। और मेरा मतलब दोस्ती, समझे। फिर 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना हीरो और इंग जंगल में कहीं तो जा रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार गजब, आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है। नाइस। और जैसा कि उस बुक में लिखा था कि इस जंगल का नाम मेपल फॉरेस्ट है, अगर तुम्हें चारों सीजन के मजे चाहिए तो फिर जंगल के बीच में जाओ। तभी अचानक इनको कुछ तो सुनाई देता है, वो भी यंग मास्टर, क्या आपने वो सब सुना। और एक तरफ इशारा करते हुए बोलते, वहाँ पर देखिए वहाँ कुछ तो चल रहा है। और वो लोग देखने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर इंग और मेन कैरेक्टर झाड़ियों में छिपकर देखे जा रहे थे कि बीसी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर सीन एक बुढ़ऊ और कुछ बच्चों में शिफ्ट होता है, जिसको अपना मेन कैरेक्टर और इंग छिपकर देखे जा रहे थे। बुढ़ऊ घंटी को बजाते हुए कुछ तो तंत्र विद्या किए जा रहा था, और ये सब बच्चे लोग भी आंखें मूंदकर बस सुने ही जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि चुल तो साला हर किसी में होता है, और क्या एक बच्चे में भी था। वो अपनी एक आंख को खोलकर बुढ़ऊ को देखने लगता है, वो भी हाँ, साला क्या गांडू पना है। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है, जिसको देखने के बाद उसकी लिटरली पूरी तरह से फट जाती है, क्योंकि बुढ़ऊ बिल्कुल उसके सामने जमीन पर लेटा पड़ा था और कुछ ज्यादा ही खतरनाक और डरावना लग रहा था। बुढ़ऊ बोलता है, तुम्हारे पास कोई भी इमोर्टल किस्मत नहीं है, और अगर नहीं है तब। फिर अचानक बुढ़ऊ के पेट से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, वो भी पूरे पेट को फाड़ कर। और तुम लोग देख ही सकते हो कि वो कितना खतरनाक लग रहा था। वो बच्चे से बोलता है, बिना डेस्टिनी के तुम मेरे शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। और उसका ये रूप इतना खतरनाक था कि लिटरली सारे बच्चे की पूरी तरह से फट जाती है और वहाँ से भागने लगते हैं। बुढ़ऊ भी लाइक, जैसा कि मुझे लगा था, यहाँ पर कोई भी इमोर्टल किस्मत वाला बच्चा नहीं है। तभी हमें एक बच्चे के पैरों को दिखाया जाता है, जो कि भागे जा रही थी और गिर जाती है। बुढ़ऊ भी उसके पीछे आ ही रहा था। भागो, कहाँ तक भागोगी? क्या तुम कल्टीवेशन करके इमोर्टल नहीं बनना चाहती हो? यहाँ से भाग रही हो मेरी बच्ची। बच्ची भी डरते हुए बोलती है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हें ये झूठ बोलने में शर्म नहीं आई? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कल्टीवेशन सिखाओगे, लेकिन ये सब क्या है? अरे किसने कहा था कि मैंने तुम्हें कल्टीवेशन नहीं सिखाया? तुम्हारा एप्टीट्यूड तो कुछ ज्यादा ही लो है। तो चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। और इतना बोलते हैं उसके करीब जाने लगता है, जिससे बच्ची कुछ ज्यादा ही डर जाती है। तभी अचानक दूर से एक भाला बहुत तेजी से बुढ़ऊ की ओर बढ़ रहा था, और उसे आता हुआ देख वो भी नोटिस कर लेता है, उसको उसने भी कुछ ज्यादा ही आसानी से डोज कर लिया था। बुढ़ऊ बोलता है, बाहर आओ, आखिर कौन ही जो चुप कर इस तरह हमला कर रहा है। तभी इनके पैरों को दिखाया जाता है, जो कि चलते हुए आ रही थी और बोलती है, इंटरेस्टिंग, सच में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और उस बुढ़ऊ से बोलती है, बुढ़ऊ तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल की शांति को भंग करने की? तो चलो अब हिलना मत, क्योंकि ये भाला मैं तुम्हारे पिछवाड़े में डालने वाली हूँ, जस्ट लाइक ए दंड कूटनम। और बच्ची भी अपने बचाने वाली को गौर से देखी जा रही थी। तभी बुढ़ऊ अचानक एक हमला करते हुए बोलता है, तुम कमीनी कहीं की, चलो अच्छा है, जब मैं तुम्हें मार दूंगा ना, उसके बाद तुम्हारी पूरी बॉडी को मैं मेडिसिन में बदल दूंगा, ताकि उससे मेरा ही फायदा हो। फिर वो एक अटैक को नोटिस करता है, जिससे वो इस बार बहुत मुश्किल से बचा था। तभी अचानक एक किक, वो भी मुंह पर, और तुम लोग देख ही सकते हो कि वो बुढ़ऊ उस अटैक के बाद कितना दूर उड़ गया था। तभी इंग हमला करने के लिए फिर से तैयार थी और एक जंप लगाते हुए बोलती है, साले कमीने कहीं के, तुम्हारी औकात भी है जो मुझे मार सको? और बुढ़ऊ उसको आता हुआ बस गौर से देखे जा रहा था। फिर क्या, एक और अटैक हो जाता है, और ये अटैक इतना पावरफुल था कि जिसके प्रेशर से बुढ़ा जमीन में घुस जाता है। और ये फाइट को देखकर लड़की भी पूरी तरह से शौक में थी कि बाप रे, ये लड़की तो सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकली। तभी पीछे से आवाज आता है, तो फाइनली आखिरकार ये सब कुछ खत्म ही हुआ, अब तुम आराम से चिल कर सकती हो मेरी बच्ची। और अपने मेन कैरेक्टर को इतना नजदीक देखकर वो भी डर जाती है कि बाप रे भूत। फिर भी लाइक, अरे यार मैं कोई भूत ऊत नहीं हूँ, अपन तो वो है जो कभी भी किसी की भी ले सकता है, जस्ट लाइक वो लड़की। हाँ खैर छोड़ो, मुझे पता है कि तुम्हें घंटा भी कुछ नहीं समझ में आया होगा। और इंग से बोलता है, अरे यार ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें कितने सारे फिनिशिंग मूव को सिखाया था? तो फिर वो करो ना। वो बोलती है, ठीक है मैं समझ गई कि क्या करना है, अब बारी है फाइट को खत्म करने की। और जैसे वो बुढ़ऊ की ओर देखता
है वो भी पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि वो बुढ़ा वहाँ पर था ही नहीं, अगर था तो वो सिर्फ डिमोनिक ऑरा जो कि उस बुढ़े का था। और ये देखने के बाद फेन बोलता है क्या बात है, बुढ़ऊ ने तो कट लीस, पर कोई नहीं, एक काम करो गार्ड्सों को बोल दो इन सब के बारे में पता लगाने के लिए, समझे। वो भी अरे बिल्कुल। तभी बच्ची से पूछती है तो बेटा बोलो तुम कहाँ पर रहती हो। बच्ची भी बताती है मैं जिंगयांग विलेज में रहती हूँ। तो बेटा तुम्हें घर जाने का रास्ता तो मालूम ही होगा ना। अरे नहीं यार मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पर तो मुझे मेरा बाप लेकर आया था ताकि इमोर्टल मास्टर के साथ कल्टीवेशन सीख सकूं, पर साला वो बुढ़ा तो धोखेबाज निकला, मारना चाहता था मुझे। फिर बोलता है क्या तुम्हारा बाप पागल वागल है क्या। लग तो रहा है, क्योंकि ये बुढ़ऊ तो मुझे कहीं से भी इमोर्टल मास्टर नहीं लग रहा। कोई भी इसको एक बार में देखकर बता सकता है कि ये डिमोनिक कल्टीवेटर है जिसका माइंड पूरी तरह से पागल हो गया है। और ये सुनने के बाद लड़की बोलती है लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद देखा है कुछ लोगों को कल्टीवेशन में सफल होते हुए, और उस बुढ़ऊ ने भी मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास कोई भी इमोर्टल किस्मत नहीं है जिसके कारण तुम कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। तभी इंग बोलती है यंग मास्टर मैंने शिप में बैठे सभी गार्ड्सों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आते ही होंगे। और ये सुनने के बाद फेन भी बोलता है अरे गुड, ये हुई ना बात, नाइस। तभी इंग और बच्ची एक दूसरे को गौर से देखी जा रही थी। फिर वो कुछ तो नोटिस करती है और फेन के कानों में बोलती है यंग मास्टर देख रहे हो इस लड़की पर तो काला जादू हुआ है, साले कमीने बुढ़े ने इसको कर्स दे दिया है, वो भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि ब्रीडल कर्स। और ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या कहा ब्रीडल कर्स, पर आखिर ये क्या होता है। वो बताती है आप मोटा मोटी ये समझिए कि ये कर्स जिस पर भी लगाया जाता है ना, वो ना ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्युमुलेट कर पाएंगे और ना ही कभी भी कल्टीवेशन कर पाएंगे। और ऊपर से ये कर्स का एक सिंबल भी होता है जो कि लोगों के सीने में दिखाई देता है। पता है अगर इन कर्स लगे लोगों ने कभी कल्टीवेशन किया तो उससे किसका फायदा होगा। जी हाँ, उस कास्टर का जिसने इसको कर्स दिया है। साला कभी भी वो किसी की भी एनर्जी को चूस सकता है, वो भी बड़ी आराम से। और रही बात इस बच्ची की, तो उसने इसके फिजिक्स को बढ़ा दिया है, हो सकता है कि वो फ्यूचर में इसे सेवा लेने के बारे में सोच रहा होगा। फिर बोलता है बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक तकनीक है, क्या दूसरों की एनर्जी चूसने से कहीं उसकी उम्र कम तो नहीं हो जाती होगी ना। वो बोलती है अरे बिल्कुल, इनफैक्ट पता नहीं ये लोग और कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे। तभी हमें बच्ची को दिखाया जाता है जो कि पूरे जोश में आ जाती है और बोलती है तुम, हाँ तुम्हें, मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे सिखाइए कि आखिरकार एक कल्टीवेशन करके इमोर्टल कैसे बना जाए। और ये सुनने के बाद इंग भी पूरी तरह से चौंक जाती है। फेन भी लाइक कि बाप रे, ये लड़की तो मुझे ही बहुत मुश्किल से, मेरा मतलब समझ रहे हो ना। सीन चेंज होता है और हमें मेन कैरेक्टर के गार्ड्सों को दिखाया जाता है जो कि अपना काम करे जा रहे थे। गाओ बोलता है इसकी माँ का, इसकी हालत देख रहे हो, ऐसा लगता है कि किसी ने जबरदस्ती चूस ली है इसकी। अरे वही एनर्जी, ताला सिकुड़ गया है पूरा। फिर हमें इंग और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही रोई जा रही थी, क्योंकि इंग ने उसको सब कुछ बता दिया होता है। लड़की भी लाइक क्या कहा ब्रीडल कर्स, क्या सच में मैं आप कभी भी इमोर्टल बनने के लिए कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगी। वो भी हाँ ये बात सच है, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी एफर्ट लगा लो बट एट द एंड इसका नतीजा सिर्फ एक ही निकलेगा जिसका फायदा सिर्फ उस कास्टर को ही होगा। तभी फेन भी दूर जाते हुए मनी मन सोचे जा रहा था हाँ झूल जाओ उसमें, क्योंकि उसको पकड़ कर मुझे तो कभी वो झूलने के लिए मौका नहीं देगी। इंग बोलती है यंग मास्टर जरा सुनिए, अब हम इस लड़की का क्या करें। वो भी हाँ क्या करें, एक काम करो उसको उठाओ और जाकर पता करो कि आखिरकार इसका विलेज कहाँ है ताकि हम उसे वहाँ पर छोड़ सके। तभी गाँव बोलता है यंग मास्टर हमने मरे हुए बच्चे को दफना दिया है, अब बचे हुए चीजों को क्या करना है। एक काम करो सबको क्लियर कर दो ताकि किसी को भी पता न चल पाए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और आसमान की ओर देखते हुए बोलता है हाँ आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है और साला यहाँ का नजारा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, पर क्या करें कुछ कमीने लोगों ने इस नजारे की पूरी तरह से माँ बहने कर दी। सीन दूसरे दिन शिफ्ट होता है और हमें लिगुआंग सिटी को दिखाया जाता है और सच में ये शहर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। तभी हमें मेन कैरेक्टर और सेन को दिखाया जाता है जो कि फुल मजे करते हुए मार्केट में साथ घूमे जा रही थी। वो बोलती है नाइस है, ये शहर तो सच में कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। अरे नहीं यार, हाँ मैं जानता हूँ कि ये शहर खूबसूरत है, लेकिन जो तुम ये भीड़ देख रही हो ना वो बस अपने गॉड के परेड को देखने के लिए खड़े हैं, समझे। तभी इंग बोलती है यंग मास्टर ये आपने अच्छा नहीं किया, जिसे सुनकर सेन बोलती है अच्छा नहीं किया, पर क्या किया इसने। वो बोलती है अरे यार तुम नहीं जानती हो, क्या तुम्हें पता भी है यंग मास्टर ने यहाँ के बहुत सारे कल्टीवेटर्स को सिर्फ इसलिए हायर किया है क्योंकि वो हमें यहाँ के नजारे को दिखा सके एकदम बेस्ट पोजीशन से। अब बोलो इसकी क्या कोई जरूरत थी। और ये सुनने के बाद वो भी हंसने लगती है अरे यार आप तो कुछ ज्यादा ही सावधानी नहीं बरत रहे हैं, अपने सिस्टम में साले कमीने की औलाद। छे ये नहीं कि कल्टीवेशन करके पावरफुल बनो, पर नहीं, इसे तो बाप के नुन्नू के दम पर दुनिया जीतनी है। ये तो सिर्फ यही सोचता है कि बाप तो साला है ही, वो दुश्मनों की माँ को संभाल लेगा और बची बेटियां उसको मैं संभाल लूंगा, वो भी उसका पासवर्ड तोड़कर। कमीना कहीं का। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक इसे कहते हैं इज्जत जो कि मैं किसी की भी खरीद सकता हूँ। तभी वो उस बच्ची को नोटिस करता है जो कि कुछ ज्यादा ही डिप्रेस लग रही थी और उसके पास जाकर बोलता है अरे यार आखिर तुम उदास क्यों हो, तुम्हें तो लोगों की जिंदगी के साथ खेलना चाहिए था तबाह कर दो लोंडो की जिंदगी को। हाँ खैर छोड़ो, मुझे पता है कि तुम घंटाने को समझे होगे। देखो इस दुनिया में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या हुआ अगर तुम कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे, भूल जाओ ये सब और जाओ जाकर एंजॉय करो। वो भी बोलती है मैंने सुना था कि जो लोग कल्टीवेशन करके इमोर्टल नहीं बन पाते हैं ना, वो लोग यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं होते हैं, तो आप ही बताइए ये जानने के बाद कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकती
तो फिर मैं स्माइल कैसे करूँ। और ये सुनने के बाद भी फैन मनी मन सोचता है आखिर आखिर ये किस लड़की ने इसको बोल दिया। फिर सीन चेंज होता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। और तुम लोग देख ही सकते हो कि किस तरह वो एक खिलौने में बैठकर घूमे जा रही थी। फैन बोलता है नाइस, बच्चे लोग हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। तभी वो लड़की उस खिलौने में बैठकर इतना घूम गई थी कि अब उसे चक्कर आने लगता है कि बाप रे ये तो रुक ही नहीं रहा। यंग मास्टर प्लीज इसको रोकिए, मुझे चक्कर आ रहा है। फैन भी लाइक अरे बिल्कुल। तभी एक आदमी की नजर बच्ची में जाती है, वो भी चिल्लाते हुए बोलता है किंगी ये तुम हो। जिसे सुनकर बच्ची तो पूरा खुश हो जाती है कि अरे यार ये तो मेरा बाप है, और भागते हुए गली में लग जाती है। वो बोलता है अरे क्या तुम्हें मैं कल्टीवेशन के लिए इमोर्टल मास्टर के पास नहीं छोड़ा था, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और गुस्से में बोलता है कहीं तुम वहाँ से भाग तो नहीं गई ना। वो भी अरे नहीं यार वो साला बुढ़ा इमोर्टल मास्टर फ्रॉड निकला। जिसे सुनने के बाद बाप अपनी बेटी को चड़ाक से मारता है कि नॉनसेंस, ये तुम क्या बोल रही हो। और उस बच्ची को मार खाता देख मेन कैरेक्टर और दोनों लड़के तो हिल जाते हैं कि अरे यार ये क्या कर रहा है, अपनी बेटी को ही मार रहा है। बाप बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या तुम्हें पता भी है तुम्हें उसके पास कल्टीवेशन सीखने के लिए भेजना मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैंने एक ग्रेट प्राइस को भी चुकाया है और तुम ये सीख रही हो। साला अपने गुरु को ही माँ बहन कर दी। वो भी रोते हुए बोलती है अरे ये सब झूठ है, वो आदमी कोई इमोर्टल मास्टर नहीं था, बल्कि उसने तो मुझे कर्ज भी दे दिया। अब मैं चाह करके भी इमोर्टल नहीं बन पाऊंगी। और बाप भी गुस्से में उसको देखे जा रहा था कि तुम। फिर अपने मेन कैरेक्टर की ओर ध्यान जाता है और तभी वो बच्ची से बोलता है तुम्हें चुटियों की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। इमोर्टल मास्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि कर्ज सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें वो प्रतिभा थी ही नहीं, समझे, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये कर्ज दिया है ताकि बाद में चलकर तुम भी इमोर्टल कल्टीवेटर बन सको। और ये सुनने के बाद तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। तो इसका मतलब आपको पता था कि वो बुढ़ा हमें कर्ज देने वाला है। और ये बोलकर वो रोने लगती है। बाप भी लाइक अरे यार ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बिना कोई बलिदान के कोई इमोर्टल भी बन सकता है। तुम खुद ही देख लो, जो लोग हमें देख रहे हैं उसकी माँ का वो कौन सा इमोर्टल कल्टीवेटर्स है। तभी बाप कुछ तो नोटिस करता है कि फाइनली वो आ ही गया, गॉड का स्टैच्यू। और हमें एक बहुत बड़ी मूर्ति को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग कुछ ज्यादा खुश हैं और घुटनों में आ जाते हैं। और इस मूर्ति को देखकर बच्ची तो कुछ ज्यादा ही डर जाती है। वो भी कैसे, पर ये कैसे हो सकता है, ये मूर्ति तो उसे बुढ़ऊ का है। बाप बोलता है चलो जल्दी करो और घुटने में आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को डिसरिस्पेक्ट करने की। तभी अचानक उस मूर्ति की आंखें चमकने लगती है, जिसको इंग भी नोटिस कर लेती है और मेन कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है यंग मास्टर जरा संभल कर, इस स्टैच्यू में कुछ तो गड़बड़ है। और उस मूर्ति की आंखों से एक हल्की सी प्रेशर बाहर आती है। तभी अचानक वो मूर्ति स्माइल करने लगती है और सच में ये देखकर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। और तभी उसकी आंखें लोगों को घूरने लगती है, जिससे होता ये है कि सारे लोग उसके बस में आ जाते हैं। और ये चीज इंग भी नोटिस कर लेती है। तभी वो कुछ तो स्पेस को तैयार करने लगती है, जिसको मूर्ति के बगल में खड़ा एक लड़का भी नोटिस कर लेता है। वो भी लाइक है तुम आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और उसी वक्त इंग उस स्पेल से मूर्ति पर हमला कर देती है। और वो अटैक इतना पावरफुल था जिससे मूर्ति के लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा ही टूट जाता है। और वो टूटा हुआ हिस्सा लोगों पर गिरने लगता है, जिससे कुछ लोगों को तो चोट तक लग जाती है। लड़का बोलता है तुम कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इमोर्टल मास्टर को डिस्ट्रॉय करने की। सीन चेंज होता है और हमें उस मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों से हैंडसैंड बनाकर उन वश में किए हुए लोगों के साथ कुछ तो किए जा रहा था, जिससे होता यह है कि सभी के फोrehead पर रिडल कर्स का साइन आ जाता है। एक आदमी बोलता है जबरदस्त, सच में ये पावर तो एकदम जबरदस्त है, लगता है कि मेरे कल्टीवेशन इमोर्टल लेवल पर जा चुका है। अद्भुत। तभी अपने मेन कैरेक्टर का पेंडेंट भी अचानक चमकने लगता है और वो सारे लोग जो मेन कैरेक्टर के साथ थे ना, उन सभी को पेंडेंट के बैरियर ने कवर कर लिया था। इंग भी लाइक यंग मास्टर जरा संभाल कर, ये मूर्ति तो सभी पर कर्स को कास्ट कर रही है। ओ तो इसीलिए तो ये सारे के सारे लोग पागलों की तरह किए जा रहे हैं। तभी एक आवाज आती है, वो भी पीछे से, तुम लोगों को क्या लगता है तुम इस कर्स से बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और इंग और बाकी सबको भी उस कर्स ने पोजेस कर लिया था। इंग भी लाइक इसकी माँ का, अब ये क्या चुतियापा है, यंग मास्टर जरा संभल कर। जिसे सुनने के बाद फैन बोलता है यानी कि मुझे भी वो कर्स लग ही गया, पर साला कुछ चेंजेस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जहाँ पर वार्निंग के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए जा रहे थे। सिस्टम भी लाइक इसकी माँ का, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरे ठरकी से होस्ट को मुझसे चुराना चाहता है? कौन है बे साले? तभी मूर्ति को दिखाया जाता है जिसको देखकर एक लड़का बोलता है तुम सब कमीने कहीं के, तुमने आज जो भी कुछ किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। और सबसे बोलता है सुनो सब लोग, जाओ और उन सबको सबक सिखाओ, दिखा दो सबको कि जो भी हमारे इमोर्टल मास्टर का तिरस्कार करेगा ना, बदले में सिर्फ उसे मौत ही मिलेगी। तभी एक बंदा फुल एटीट्यूड में आगे आकर बोलता है अबे चल और सब लोग साइड में हट जा। इसे मैं संभालूंगा, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिरकार मेरी न्यू पावर कितनी कमाल की है। तभी अचानक उसको एक अटैक लगता है और वो उड़ जाता है। और वो अटैक को करने वाली और कोई नहीं बल्कि अपनी इंग थी। वो भी लाइक साला कमीना कहीं का नया पावर दिखाएगा। और थोड़ा परेशान होते हुए मनी मन सोचती है छे ये ब्रीडल कर्स तो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव है, टाइम टू टाइम मेरी पावर को सोखी जा रही है, मुझे जल्द से जल्द कुछ तो करना ही होगा और इससे आजाद होना पड़ेगा। और सारे लोग हमारे हीरोज पर हमला करते हुए बोलते हैं जल्दी करो और उन लोगों को मार डालो, इमोर्टल मास्टर हमें देखे जा रहे हैं। फिर क्या इंग सबके साथ फाइट करने लगती है, किसी को गाल पे तो किसी को सर पे मारे जा रही
रही थी और ऐसा करते करते बहुत सारे लोगों को उसने गिरा डाला था। वो भी लाइक पर कैसे, आखिर उस बुढ़ाऊ के पास इतनी पावर तो नहीं थी, फिर कैसे उसने इतने सारे लोगों पर कर्ज को फोम कर दिया? क्या उस कमीने को डर नहीं लगता कि ये करने के बाद उसका फाउंडेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? तभी हमें उस मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि अचानक हमारे हीरोज को घूरने लगता है। लेकिन इतना कांड होने के बाद भी फेन को घंटा भी नहीं फर्क पड़ रहा था कि हम तो ऐसे ही हैं, बीसी जो उखाड़ना है उखाड़ लो। दूसरी तरफ हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करते हुए बोलती है, मुझे कभी भी कम मत समझना, समझे? मेरा होस्ट सिर्फ मेरा ही रहेगा। और बहुत सारे टास्कों को बाहर निकाल लेती है, जिससे होता यह है कि अपने मेन कैरेक्टर का जो एनर्जी चूसा गया था ना, उस कर्ज के थ्रू उसको टास्क मानकर सिस्टम इसके शरीर को एक बड़ा पावर अप कर देती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक साली कमीनी कहीं की, मैंने कहा था ना कि मेरे बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करो। तभी सिस्टम भी लाइक गरीब हुई तो क्या हुआ, सिस्टम तो हूं ना, साला घंटा भी कुछ नहीं होने दूंगा अपना होस्ट को। दूसरी तरफ इंग तो बहुत मुश्किलों के साथ सबके साथ फाइट किए जा रही थी। तभी वो एक बड़ा सा अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही वो अटैक करने वाली थी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसकी एनर्जी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है। लोग भी बोलते हैं, अरे देखो लगता है वो कमीनी थक गई है, यही हमारे लिए एक अच्छा मौका है, चलो साथ में हमला करते हैं। इंग भी सोचती है, धात तेरी की, ये मेरी पावर तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से ड्रेन हो रही है। तभी अचानक बच्ची इंग के आगे आकर बोलती है, रुक जाओ, क्या तुम सब पागल हो गए हो क्या? वो साला बुढ़ा इमोर्टल मास्टर तुम लोगों से झूठ बोले जा रहा है कि तुम्हें ये सब दिखाई भी नहीं दे रहा। लड़का बोलता है, जरा देखो इस बच्ची को, लगता है ये भी उन लोगों के साथ है और इसने भी हमारे भगवान का अपमान कर दिया, किसी को मत छोड़ना। जिसे सुनकर वो भी डर जाती है कि अरे मैं पापा आप तो कुछ बोलिए, आप भी उन लोगों के साथ है क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी बच्ची के कंधों पे हाथ रखकर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, देखो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे? तुम जो भी बोलना चाहती हो ना, वो सारी की सारी बातों को वो लोग समझ रहे हैं और ये भी समझ गए हैं कि वो बुढ़ा इमोर्टल मास्टर उन लोगों को सिर्फ यूज किया जा रहा है। जिसे सुनने के बाद लड़की बोलती है, क्या सच में? लेकिन वो लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं। फेन बोलता है, नहीं रुकेंगे, वो लोग चाह करके भी नहीं रुक पाएंगे क्योंकि वो सारे के सारे उस इमोर्टल मास्टर के वश में जो है। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि किस तरह किसी चीज का लालच होने पर उसे पाने के लिए लोग हर चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको अगर हम बोलना भी चाहे ना तो एक लाइन में उसे सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं। इसीलिए तो ये लोग अगर वश में है ना तो सिर्फ अपनी लालच की वजह से। और मुझे घंटा भी नहीं लगता कि ये लोग फिलहाल के लिए वश से बाहर आएंगे। जिसे सुनकर बच्ची भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्या कहा बाहर आने का सच में कोई रास्ता नहीं है? अरे यार ये किसने कहा, रास्ता तो है क्या सच्ची में, पर कौन सा? मेन कैरेक्टर भी लाइक सिंपल, हार मान लो और समझ लो कि अब घंटा भी कुछ नहीं होने वाला, अपू ने तो पहले ही हार मान ली। जिसको सुनकर वो बच्ची तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है कि हैं क्या आखिर आप बोलना क्या चाहते हैं? तभी सिस्टम भी मेन कैरेक्टर की बातों को सुने जा रही थी और बोलती है, साला कमीना कहीं का, यहाँ दम लगाकर मैं उसको बचाए जा रही हूँ पर बदले में थैंक्स बोलने की वजह वो तो चुतियापा कर रहा है, साला गांडू वांडू है क्या? बच्ची भी लाइक, क्या सच में हार मान लेना इतना आसान है? वो भी जैसा कि तुम्हें लग रहा है ना, ये बिल्कुल भी सुनने में आसान नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। साला कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कब हार माननी है और बस पावर के चलते दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। और ये सुनकर एक आदमी भड़क जाता है कि तोहर माई के आखिर तुझे पता ही क्या है, तुम तो अच्छे कपड़े पहन के बॉडीगार्ड लेके बस इधर उधर घूमते रहते हैं और यहाँ तक कि बड़े फैमिली में होने के कारण तुम्हें टैलेंट भी विरासत में मिली होगी। पर जरा उनसे पूछो जो लोग घंटा भी टैलेंटेड नहीं है, जरा सोचो उन्हें कैसा लगता होगा कि जब उन्हें पता चले कि चाहे वो कितनी भी कल्टीवेशन क्यों न कर ले वो कभी भी इमोर्टल नहीं बन सकता। और अपने सर को धरते हुए बोलता, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी पूरी फैमिली को भी सिर्फ एक सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए। और जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो लोगों ने क्या बोला, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कल्टीवेट करके इमोर्टल बनने की, जाओ जाकर कोई और काम करो, बेकार के एफर्ट्स लगाने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम नल्ले हो नल्ले। और ये सुनने के बाद तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। पर अब जब मुझे उस बारे में याद आता है तब मैं सोचता हूँ कि आखिर एक कमीने बच्चे की बातों में मैं कैसे आ गया, जबकि इमोर्टलिटी का रास्ता तो इतना आसान था। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ तो ये बात है, वेल तुम्हारा इमोर्टल बनने का तरीका सच में कुछ ज्यादा ही कैजुअल है, बेवकूफ कहीं के। वो भी क्या, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अरे वही, जरा देखो तो किसी के गोटी के दम पर इमोर्टल बनना सच में लाजवाब है ना। इसीलिए तो मैंने बधाई भी दिया था तुमको। आदमी बोलता है, बस बहुत हुआ तुम्हारा बकवास, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इमोर्टल का पावर किस कंडीशन में हासिल किया है, बस मुझे खुशी तो तब होगी जब मैं उस सेक्ट में जाकर उन लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाला था। और ये सारी बातों को बाप भी बड़े आराम से सुने जा रहा था। तभी आदमी का सर दर्द के मारे फटने लगता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी लाइक, देखा जैसा कि मैंने बोला था कि तुम्हारा तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है, सच में अब तुम गुलाम के अलावा कुछ भी नहीं हो। तभी वो आदमी फुल गुस्से में मेन कैरेक्टर को जान से मारने के लिए बढ़ने लगता है। इंग भी लाइक, यंग मास्टर जरा संभल कर। तभी अचानक बाप बहुत तेजी से आता है और उस आदमी को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वो आदमी दूर उड़ जाता है। बच्ची भी लाइक, ओह माय गॉड, वो मेरा बाप है। मेरा बाप। तभी बाप उस पावर को फील करते हुए बोलता है, ये पावर तो सच में कुछ ज्यादा ही लाजवाब है, अगर मैं चाहूँ ना तो बड़े आराम से जंगली भालू को एक ही हिट में गिरा सकता हूँ। लेकिन जो यंग मास्टर ने बोला और जितना मैं समझ पाया हूँ कि ये पावर कभी भी हमारी थी ही नहीं, हम तो बस पावर के चक्कर में गुलाम बनकर रह गए और अपनी बेटी को गले लगा
लगाते हुए बोलता है, सच में मुझे ये पावर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस अपनी बेटी के साथ अच्छी लाइफ को जीना चाहता हूँ। वो भी अपने बाप के बातों को सुनकर रोई जा रही थी। बाप बोलता है, अरे टेंशन मत लो, इतना तो मुझ में पावर है कि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अरे तुम्हारा बाप अभी तक जिंदा है पगली। और तभी अचानक कुछ तो होता है जिसके कारण बाप का सर दर्द करने लगता है, जिससे उसकी सारी की सारी एनर्जी को मूर्ति के द्वारा चूस लिया जा रहा था। और ये देखकर बेटी भी पूरी तरह से हिल जाती है, यहाँ तक कि मेन कैरेक्टर भी एक पल के लिए चौंक जाता है। तभी वो पिटाया हुआ आदमी भी इस कांड को देखकर बोलता है, गजब, सच में तुम इसके ही हकदार थे, आखिरकार इमोर्टल मास्टर ने तुम्हें सजा दे ही दिया। तभी दूसरे ही पल उसको भी अजीब महसूस होता है और फिर धीरे धीरे सारे के सारे लोगों की एनर्जी चूसी जा रही थी। इंग बोलती है, ये तो सच में कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ। और तभी अपनी एनर्जी को चूसने से बचाने के लिए कुछ तो टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है। सिस्टम बोलती है, जरा संभल कर, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसके कारण सारे के सारे लोगों का ध्यान तुझ पर आ गया है। तभी वो भी सिस्टम की बातों को सुनकर बस उसे घूरे ही जा रहा था। सिस्टम भी लाइक, तेरी माँ का, आखिर तू मुझे घूर क्यों रहा है, साला कमीना कहीं का, इसकी हेल्प करने के बाद भी मुझे से थैंक्स तक नहीं निकलता। सारे के सारे लोगों की एनर्जी एसेंस को मूर्ति के द्वारा चूसे जा रही थी, जिससे होता ये कि सारे लोगों का कॉन्शियस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बाप बोलता है, अरे अरे बेटी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। आदमी बोलता है, आखिर किसने सोचा था कि आज का दिन मेरे लिए इतना अच्छा होगा। ये फीलिंग, ये इमोर्टल कल्टीवेशन की फीलिंग सच में लाजवाब है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओह माय गॉड, ये मूर्ति तो सच में साला खतरनाक निकली, कुछ लोगों को बहुत आसानी से बस में कर लिया। पीछे से सेन भी बोलती है, जो कि इमोर्टल मास्टर के बस में आ चुकी थी, पावर, सच में ये पावर कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लड़के जल्दी करो, तुम भी अपने आप को इमोर्टल मास्टर के हवाले कर दो। बच्ची भी चिपक कर बोलती है, ये शरीर सच में इसको उबाल कर एलिक्सर बनाने में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। और इन लोगों की बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करता है और बच्ची के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, क्या बात है, लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, वो भी बिना जाने कि ये सब इनके नहीं बल्कि उस कमीने इमोर्टल मास्टर की है। नाइस। तो इस बूढ़ों को सच में लगता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है। और हमें मेन कैरेक्टर के शिप को दिखाया जाता है, जो कि सिटी के ऊपर मंडरा रहा था। वो बोलता है, बूढ़े तेरी माँ का, बहुत हुआ बकचोदी, क्या बोलते हो तुम, अपना इस ब्रीडर कस को हटाओगे या फिर मुझे इस मूर्ति की माँ बहन एक करनी पड़ेगी। तभी बच्चा भी उस शिप को देख लेता है कि क्या ये तो एक ग्रेड का सेलेस्टियल शिप है, ये आखिर यहाँ पर आया कैसे। और थोड़ा डरते हुए बोलता है, कहीं तुम्हारा प्लान ये तो नहीं ना कि इस शिप की मदद से तुम इस सिटी के फॉर्मेशन को तोड़ डालो, वो भी एग्जैक्टली, मार इसकी माँ का। बच्चा भी लाइक, क्या। और उस शिप से एक पावरफुल अटैक को कर दिया जाता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसका प्रेशर सभी को महसूस होता है और फाइनली वो फॉर्मेशन टूट जाता है। तभी एक तलिस्मान से आवाज आती है, जो कि मेन कैरेक्टर के पास था, यंग मास्टर सिटी के फॉर्मेशन को खत्म कर दिया गया है, अब आगे क्या करे। वो भी आगे उठा बंदूक और लगा निशाना डायरेक्ट उस बुढ़ाऊ के मुंह पर, माँ बहन कर दे साले की। और वही होता है, अटैक को रेडी किया जाता है और उस मूर्ति की ओर फायर कर दिया जाता है। मेन कैरेक्टर नाइस, ये हुई ना बात। और तभी उस अटैक को देखकर बच्चा भी बोलता है, अरे गजब, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुम्हारा प्लान तो सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता कि इमोर्टल मास्टर को इस अटैक से घंटा भी कुछ फर्क पड़ने वाला। और क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो बच्चा होश में आ जाता है कि क्या मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ और ये जगह कौन सी है। और वो आदमी और धीरे धीरे सारे लोग भी होश में आए जा रहे थे। बाप बोलता है, बेटी तुम ठीक तो हो ना। अरे यार मैं तो कुछ ज्यादा ही डर गया था। सेन भी लाइक, है आखिर मुझे क्या हुआ और यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये सारे कांड को देखकर सिस्टम भी बोलती है, क्या आखिर एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या उस बुढ़े ने हार मान ली। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसा समझ रहे ना बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो कमीना बुढ़ा इमोर्टल मास्टर सिचुएशन को और भी डिफिकल्ट बनाना चाह रहा है। जिसे सुनकर सिस्टम भी लाइक, क्या का डिफिकल्ट, पर मैं कुछ समझी नहीं। और ऊपर से देखो तो वो मूर्ति भी अब नॉर्मल लग रही है। सीन चेंज होता है और सारे लोग मूर्ति को देखकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जा रहे थे कि क्या आखिर किसकी हिम्मत हुई जो हमारे इमोर्टल मास्टर की मूर्ति को तोड़ने की जरूरत की। और शिप की ओर देखते हुए एक आदमी बोलता है, अरे ऊपर देखो, यहाँ पर तो एक शिप उड़ रहा है। दूसरा भी लाइक, क्या हो सकता है कि उसने इमोर्टल मास्टर की मूर्ति को डैमेज किया है। और तभी तीसरा, रोको बीसी, उस सेलेस्टियल शिप को यहाँ से जाने से रोको। और ये सब देखकर सिस्टम बोलती है, लो क्यों मुंह दिया नहीं ये लोग तुम्हारे मकसद पर, अब क्या करोगे, क्या फिर से उस जहाज से अटैक करवाओगे। मेन कैरेक्टर, उस कमीने ने सच में अच्छी चाल चली है, वो भी राइट टाइम पर। सिस्टम बोलती है, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ता, पहला इन लोगों को मार कर ब्रीडल कर से इन्हें आजाद करवा दो, और रही बात दूसरा तो कुछ मत करो, जिससे ये होगा कि वो डीमन कल्टीवेटर यहाँ से भाग निकलेगा। क्या चुनोगे। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या चुनूंगा। और अपने गालों को थप्पड़ मारते हुए सोचता है, क्या करूं, अरे यार क्या करूं। सिस्टम भी लाइक, अब पता चलेगा ना पावर ना होने का एहसास। तब से बोल रही थी कि कल्टीवेशन कर ले, लेकिन नहीं, इसे तो फैमिली के दम पर उछलना था। चलो अच्छा है, अब मैं करूंगी इसको मोटिवेट। मेन कैरेक्टर, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। जिसे सुनकर सिस्टम भी सोचती है, सला अब तो ये मानेगा कि इसे घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अब मैं करूंगा इसकी मदद और महान बन जाऊंगी। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, बाढ़ में जाए सला सब कुछ, मैं तो इन झंझटों से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया, मैं तो कामचोरी सही था। जिसे सुनकर सिस्टम भी चौंक जाती है कि क्या, अरे नहीं यार, अबे साले देख, मैं जानता हूँ कि ये सिचुएशन
सिचुएशन कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है, लेकिन तू इस तरह हार नहीं मान सकता। वो भी अरे छोड़ो ना यार, बस बहुत हुआ टेंशन पालना और मुझसे नहीं होने वाला। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि साला आखिर यहाँ पर आया है क्यों। सुनो, इन लोगों को खुद ही चुनने दो कि इन्हें जिंदा रहना है या फिर उस इमोर्टल मास्टर पर विश्वास करके एक दिन फ्यूचर में मर जाना है। तो ठीक है, मुझे जो समझ में आएगा मैं वही करूंगा। तो गाओ, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, समझे। और ये वहाँ पर खड़े सारे लोग भी सुन लेते हैं। एक आदमी बोलता, अरे देखो, लगता है ये वही कमीना है जिसने जहाज से मूर्ति पर हमला करवाया। बच्चा भी लग, कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें हेवेंस के पनिशमेंट से डर नहीं लगता जो तुम ये सब कहिए जा रहे हो? अगर तुम्हें हमारे भगवान की मूर्ति को चोट पहुंचाना है ना, तो तुम्हें हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक, ना मुन्ना ना, तुमने तो सच में कुछ ज्यादा ही रुला दिया मुझे। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मारो बीसी। और शिप से कहकर अटैक करवा दिया जाता है, जो कि बहुत तेजी से बच्चे और मूर्ति की ओर बढ़ी जा रही थी। तभी वो अटैक बच्चे को लगता है और बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो बच्चा वहीं पर मर जाता है। और इस कांड को देखकर सारे लोगों की लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है कि क्या वो बच्चा सच में मारा गया। पर इमोर्टल मास्टर ने तो बोला था कि यहाँ पर कोई भी खून खराबा नहीं होगा, पर ये सब क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और वहीं पर खड़ा बड़े बालों वाला आदमी भी बोलता है, कैसे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? देखना, इमोर्टल मास्टर तुम्हें सजा जरूर देंगे। और उसकी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या कहा, सजा? और वो भी मुझे लगता है कि उस बुड्ढे की इतनी भी औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। और गुस्से में बोलता है, तुम सब निकलो यहाँ से वरना सबके सब मरोगे। और ये सुनने के बाद लोग भी डर जाते हैं कि क्या, माफ कर दो यार, मेरे फैमिली घर पे इंतजार कर रही है। दूसरा भी लाइक, साले बुड्ढे कहीं के, फैमिली तो मेरा है, तुम्हारा तो खड़ा ही नहीं होता था, तुम्हारी फैमिली कहाँ से आया? और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग मेन कैरेक्टर की धमकी को सुनकर वहां से लिटरली भागे जा रहे थे। सीन चेंज होता है और हमें शिप के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सोर्ड आकर लगा था। और तभी उन सोर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरों को दिखाया जाता है जो कि लिटरली उसके ऊपर खड़ा था। और उनमें से एक आदमी बोलता है, गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने, नो फ्लाइंग जोन में जहाज उड़ाकर, जल्दी करो और सब लोग अपने आप को सरेंडर करो। दूसरी तरफ गांव का भी मैसेज आता है, यंग मास्टर अब हम लोग क्या करें? यहाँ पर तो राइटियस सेक्ट के कल्टीवेटर्स आ गए हैं, क्या फायरिंग रोक दें? और तभी उन कल्टीवेटरों को देखकर लंबे बालों वाला आदमी कुछ ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह यार, ये हुई ना बात, फाइनली कोई तो आया जो इस कमीने को रोकेगा। तभी मेन कैरेक्टर भी गुस्से में बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया, तुम बस वही करो जो मैंने कहा है, जल्दी करो और फायरिंग स्टार्ट कर दो। और उन कल्टीवेटरों को इग्नोर मारकर फायर स्टार्ट कर दिया जाता है। और ये हमला पहले से कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था। तभी बूम, एक जोरदार हमला होता है। अपना मेन कैरेक्टर उन दिनों के बारे में याद करता है जब वो चाचा के साथ कुछ तो इंपोर्टेंट बातें कर रहा था। वो पूछता है, हाँ तो आखिर ये इमोर्टल अलायंस पैक्ट है क्या चीज? वो बताता है, देखो तुम्हें वो जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर एक कल्टीवेटर का रोल इस दुनिया में होता क्या है। सिंपल तुम ये समझो कि एक समुद्र है, जब उसमें तूफान आता है ना तो उसे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर उसके अपोजिट में देखे तो पूरा का पूरा एनवायरमेंट ही वो ले डूबता है। इसीलिए कल्टीवेटर अपनी मनमानी ना कर सके, जिसके कारण एक गठबंधन को बनाया गया जिसको हम अभी के लिए इमोर्टल अलायंस के नाम से जानते हैं। और फिर उसमें सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स के साइन भी लिए गए कि आगे चलकर कोई भी ऐसी बकचोदी ना होने पाए। जिससे ये हुआ कि सारे के सारे कल्टीवेटर भी आगे चलकर राइटियस कल्टीवेटर बन गए। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है, हाँ तो ये अच्छी बात हुई ना। हाँ, बात तो अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे भी कल्टीवेटर थे जिसने अपना रास्ता खुद चुना और आगे चलकर डेमोनिक कल्टीवेटर बन गए, जिनका काम ही था अपने फायदे के लिए दुनिया को केओस में डालना, जो कि सच में कुछ ज्यादा ही गलत बात थी। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओह तो ये बात थी, तो इस तरह स्टार्ट हुआ था, नाइस। तभी चचा के फिशिंग रोड में एक मछली पकड़ी जाती है, जिसको निकालते हुए बोलता है, हाँ हाँ बोल सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी चूतिए हैं जिसको सही गलत का घंटा भी नहीं पता, वो बस एक चारे के अलावा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इस मछली को ही ले लो, जिस तरह उसने थोड़ा सा फायदा देखकर उसको लेने की कोशिश की ना, बट क्या हुआ, एट द एंड वो खुद ही जाल में फंस गई, समझे। इसी तरह दुनिया में लोग उसी को सही मानते हैं जिसके पास पावर होती है। कौन राइटियस और कौन डेमोनिक, साला गलत तो यहाँ पर सभी लोग हैं। अब आते हैं रियल स्टोरी में, जहाँ पर सारे के सारे लोग भी कुछ ज्यादा ही डर गए थे कि यार अब हम लोग क्या करें, लगता है अब हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। दूसरी तरफ अपने मेन कैरेक्टर को भी एक तलिस्मान के जरिए बताया जाता है कि यंग मास्टर जरा संभल कर, कुछ राइटियस कल्टीवेटर आप ही की ओर बढ़ रहे हैं। वो भी हाँ आने दो बिजी। और वो कल्टीवेटर फैन के पास पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, साले वो तुम ही हो ना जो यहाँ पर लफड़ा किए जा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इमोर्टल अलायंस पैक्ट के रूल को तोड़ने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या गठबंधन हुआ था, फिर भी कल्टीवेटर होने के बावजूद तबाही मचाए जा रहे हो, और ऊपर से तुमने एक दाउस्ट की मूर्ति को भी तोड़ डाला। तो इसीलिए राइटियस कल्टीवेटर होने के नाते आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओह माय गॉड मैं तो डर गया। तभी बच्ची भी आगे आकर बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग यंग मास्टर पर हमला नहीं कर सकते, ये तो अच्छे इंसान है, अगर तुम्हें मारना ही है तो जाकर उस इमोर्टल मास्टर की माँ बहने करो, क्योंकि साला वही गलत है जो सबको काबू किया जा रहा है। तभी वो आदमी भी बोलता है, कमीनी कहीं की तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तो वो लड़का जरूर मरेगा और उसके साथ तुम भी मरोगी, और एक अटैक को कर देता है। तभी उसके पीछे खड़ा एक आदमी भी उसको रोकते हुए बोलता है, अबे रुक जा, और वो भी जल्दी से एक अटैक को क्रिएट करके उसके किए गए अटैक को रोकने के लिए कर दिया जाता है। लेकिन पहले वाला अटैक कुछ ज्यादा ही तेज था, वो डायरेक्ट बच्ची की ओर बढ़ने लगती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको धर लेता है। दूसरी तरफ सिस्टम भी अपने होस्ट को बचाने के लिए फुल एटीट्यूड में एक आर्टिफैक्ट का यूज करती है और फाइनली बचा ही लेती है, और मेन कैरेक्टर को
सही सलामत देखो, वो कल्टीवेटरों की तो होश ही उड़ जाती है कि क्या ये आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन अपनी सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही खुश थी कि फाइनली मैं कोई तो काम आई। मेन कैरेक्टर तेरी माँ का देख रहा है ना तू, मैंने तेरी जान बचाई रे। दूसरी तरफ फेन भी सोचता है पागल हो गई ये सिस्टम। तभी फेन भी एक टोकन को निकालते हुए बोलता है बस बहुत हुआ, लगता है यहाँ पर कुछ तो ज्यादा ही हो रहा है। और बच्ची से बोलता है तुम ठीक तो हो ना। वो भी हाँ मैं ठीक हूँ, और हाँ आपका शुक्रिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। सीन चेंज होता रहे में उन कल्टीवेटरों को दिखाया जाता है जो कि आपस में ही बात कर रहे थे। पहला बोलता है अबे साले तू पागल हो गए क्या, हाँ वहाँ पर नॉर्मल इंसान भी तो थे, अगर उस हमले से वो मारे जाते तो। दूसरा भी लग साले तो हर माई के औकात में रह, समझा। जिसको सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी लग अबे छोड़ दे उसे, समझाने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि वो साला अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। तभी दूसरा वाला कल्टीवेटर बोलता है अबे तू चुप रहा, ज्यादा ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है, समझा। तुम्हारी औकात भी है मुझे समझाने की। हाँ अरे बिल्कुल साला औकात तो इतनी है कि पूछो मत, तुम बोलो तो तुम्हारी मार लो। वैसे छोड़ो यार, क्या ही मारो तुम्हारे जैसे कुत्ते को जिसको यही नहीं पता कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क होता है। नॉर्मल इंसान को मारने चले थे ना, मारो बीसी मुझे क्या। और अपने मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर वो भी बोलता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग नॉर्मल है या फिर कोई कल्टीवेटर, अगर मेरे रास्ते में यूं ही आएंगे तो इसी तरह मर जाएंगे। मेन कैरेक्टर यानी कि ये कुत्ता सच में पागल हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो भी क्या सच में तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मुझे मार सको। अरे बोलो। अरे बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ ना तो अपने एक अटैक से तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, वो भी। अरे वाह क्या सच्ची में, चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर देता हूँ, तो लो मारो मुझे। और उसकी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर भी इरिटेट होते हुए बोलता है साला कुछ ज्यादा ही बकचोदी नहीं कर रहा है ये, गाओ इसे तुम ही संभाल लो। तभी उसकी आवाज आती है यस यंग मास्टर, और अचानक से उस आदमी के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है जिसको वो भी बहुत मुश्किल से डोज कर पाता है और डायरेक्ट जमीन पर उतर जाता है। कि साले इतनी हिम्मत, पीछे से हमला किया, हाँ क्या तुझे मरना है क्या। तभी सिस्टम भी एक मिशन को निकालते हुए बोलती है अरे होस्ट ये लो इसे तो देखो, एक जबरदस्त मिशन जिसको आपने ट्रिगर कर दिया है, और इसमें यह है कि चाहो तो आप उन कल्टीवेटरों से माफी मांग लो या फिर उसकी माँ बहन एक कर दो एक, दोनों में ही आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। जिसको सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी सिस्टम से बोलता है तो हर माई के यहाँ भी मतलब, हाँ साला खाली मौका ढूंढते रहती है कि ये कर लो वो कर लो, लन फन क्या ही लगा रखा है। वो भी क्या करूँ यार, आफ्टर ऑल आई एम सिस्टम, यही तो उनका काम है ना। और बोलता है हाँ सच में किसी को चुनने के बारे में सोचने से ही मेरी लहर जाती है। और एक सिक्के को निकालते हुए बोलता है तो ठीक है, अगर माथा आया तो तुम जियोगे, लेकिन अगर पूछ आया ना तो तुम्हारा खेल खत्म। जिसे सुनकर वो दूसरा भी बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या। तभी अपना मेन कैरेक्टर बाबू बस एक सेकेंड और उस सिक्के को उछाल देता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गुफा होता है जिसके अंदर एक ककून था, और तभी उस ककून के अंदर में रिएक्शन होने लगता है और उसको फाड़ते हुए एक आदमी निकलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि इमोर्टल मास्टर था। वो बाहर आते ही जमीन पे गिर जाता है और बोलता है छे मैंने पहले ही कसम खाई थी कि मैं अपने आप को किसी भी हालत में बचाऊंगा, लेकिन साला वो मूर्ति टूट गई, पर कोई नहीं मैं दूसरा बना लूंगा। पर वो लड़का, अगर मैंने उसका एसेंस चूस लिया ना तब तो मेरे मजे ही मजे। पर क्या करूं, अभी मेरे पास उतनी भी पावर नहीं जो कि एक मंत्र को कास्ट कर सकूं। और अपने हाथों को देखते हुए मनी मन सोचता है अब सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है, और अपने हाथों को काट कर खून को पीने लगता है। हाँ क्या बात है, फाइनली कुछ तो स्ट्रेंथ आई, नाइस। और तभी कुछ मंत्र को कास्ट करते हुए बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है इस मंत्र के कुछ ज्यादा ही बड़े साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन मैं ये करके ही रहूंगा। अब आते हैं कल्टीवेटरों की ओर, जहाँ पर कोई तो दूसरे के पीठ पीछे खंजर मारकर आर पार कर देता है, वो भी क्या, और इतना बोलते हैं वो मर जाता है। दूसरी तरफ सिस्टम का मिशन भी फेल हो जाता है। अरे नहीं समझे, वो मिशन उसी बंदे के लिए तो था जिसको अपना मेन कैरेक्टर मारता या फिर उसे माफी मांगता, इसीलिए तो फेल हो गया। पर सिस्टम का ध्यान तो कहीं और ही था। मेन कैरेक्टर बोलता है बाप रे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो साला कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट निकला। और जी हाँ, उस पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी का साथी पहला था। फिर वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतारे जा रहा था, और अब जाकर सिक्का जमीन पे गिरता जिसमें है पूछी आया था। तभी पहला बोलता है ये अच्छा नहीं होगा कि यंग मास्टर अपने हाथों को खून से गंदे करे, इसलिए मैंने उन लोगों को मार डाला। अब तो साला कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि एक राइटियस कल्टीवेटर को दूसरे राइटियस कल्टीवेटर ने मार डाला, जो कि रूल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी बोलता है अरे वाह तुम तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो, क्या तुम मुझे जानते हो क्या। वो भी ना बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने उस उड़ते हुए जहाज को देखकर ही अंदाजा लगा लिया था, बस इतना ही। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है क्या, और हंसते हुए बोलता है चलो कोई नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुमने उसे क्यों मारा। तभी वो भी घुटनों में आकर बोलता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे गलत बिहेवियर के लिए, लेकिन मैंने उन लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो लोग मरना ही डिजर्व करते थे। और ये सुनने के बाद गाओ भी इनको चिढ़ाते हुए बोलता है देख रही हो ना यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था, तुम्हारा, लेकिन किया किसने, उसने। इसका मतलब समझी। अरे नहीं तुम नहीं समझी, इसका मतलब ये है कि तुम नल्ली हो नल्ली। वो सोल्जर भी मेन कैरेक्टर के सामने झुककर बताता है कि वो मरना ही डिजर्व करते थे। जिसे सुनने के बाद अपना फैन भी
बी लाइक, हाँ तो इसीलिए तुमने उसे मार डाला क्यों? तो फिर ये बताओ आखिर वो लोग मरना ही क्यों डिजर्व करते थे? वो बताता है देखिए लगभग आधे साल पहले जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे कुछ तो गड़बड़ दिखाई दी, फिर जाकर बाद में पता चला कि ऐसे डिमोनिक काम में कुछ राइटियस सेक्ट भी है जो इस तरह की चीजों में डिमोनिक लोगों की हेल्प किए जा रहे हैं। इसलिए तो ये सब पता चलने के बाद मैंने डायरेक्ट अपने सुपीरियर को रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद जब मैंने और भी छानबीन की तो मुझे घंटा भी कुछ नहीं मिला। फिर अचानक से एक दिन ये कमीना मेरे पास आया और जिद करने लगा कि अरे यार चलो चलो तुम भी चलो। और जब मैं गया तब जाकर मुझे समझ में आया कि साला यहाँ तो अलग ही लेवल की खिचड़ी पक रही थी। मेन कैरेक्टर भी लाइक इंटरेस्टिंग, और बताओ। वो बताता है देखिए जब रिपोर्ट तैयार की गई उसके बाद उस कंप्लीट रिपोर्ट को सिर्फ एक हायर अप्स के द्वारा ही पढ़ी जा सकती थी, लेकिन साला वो लोग भी कमीने निकले ये जानने के बाद भी कि कुछ ज्यादा ही बड़ा झोल हो रहा है। और इतने बड़े झोल को जानने के बाद उसने क्या कहा कि भाड़ में जाए सब लोग, मुझे कोई लेना देना नहीं है उन लोग से। तभी फेन बोलता है ओ तो इसका मतलब तुम समझे, जरूर उस कमीने इमोर्टल मास्टर को किसी ने मंजूरी दी होगी ये सब कांडों को करने के लिए। वो बोलता है आपने बिल्कुल सही बोला, इसीलिए तो मैंने इन सबको ज्वाइन कर लिया था ताकि बाद में इन सबको खत्म कर सकूं। पर साला ज्वाइन करते टाइम मुझे पता था कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मेरी स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं थी कि मैं इसे अकेला रोक पाता, इसलिए शांत होकर इन लोगों की जासूसी में लग गए ताकि वक्त आने पर इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकूं। फिर एक दिन मैंने क्या देखा कि ये बूढ़ा पावर देने के बहाने सबकी एसेंस को चूसे जा रहा था और दूसरी तरफ वो राइटियस सेक्ट जिसको ये सब कांड के बारे में पता होने के बाद भी वो बस चुप रहे और डिमोनिक कल्टीवेटरों के सारे कांड को बस छुपाने का काम करने लगे। मेन कैरेक्टर बोलता है नाइस स्टोरी अच्छी है, लेकिन तुम बता सकते हो कि आखिर आज ही क्यों तुमने इतनी हिम्मत दिखाई और इन सबको मार डाला? जिसे सुनने के बाद वो भी बताता है सिर्फ आपके कारण। देखिए मुझे माफ कर दीजिएगा इस मामले में आपको घसीटने के लिए, क्योंकि उस समय मुझे यही लगा था कि ये बिल्कुल सही टाइम है उस हायर अप्स का ध्यान मेरी ओर खींचने के लिए, क्योंकि इस कांड में आप जो शामिल थे बस इसीलिए। और ये सुनने के बाद इंग भी फेन के कानों में बोलती है यंग मास्टर क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? वो भी अरे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा तो ये बताओ क्या सच्ची में तुम डिमोनिक बुढ़े को मारना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम उसी टाइम इन्हें क्यों मार डाला जब मैं इन्हें खत्म करता? वो बताता है देखिए बात तो बहुत सिंपल सी है कि ये हमारा अंदर का मामला था, इसीलिए तो मैं नहीं चाहता था कि आपके हाथ खून से गंदे हो। ओ अच्छा समझ गया। अच्छा ये बताओ अब जबकि तुमने अपने ही साथियों को मार डाला और ये बात तुम्हारे सेट को पता चल जाएगा तब क्या होगा? वो भी सिंपल, बिना डाउट के मार दिया जाएगा। मेन कैरेक्टर तो क्या ये सब करने के बाद कोई रिग्रेट्स हो रहा है? सोचा तो था कि पछतावा होगा, लेकिन मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, इसी बात की तो खुशी है। जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर हाँ अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही मेहनत का काम हो गया। देखो पता नहीं कि तुम जानते भी हो या फिर नहीं, लेकिन मुझे परेशानियों से कुछ ज्यादा ही नफरत है। सोल्जर बोलता है अरे आप टेंशन मत लीजिए सब कुछ कंप्लीट है, क्योंकि ये सारे के सारे लफड़े अब मैं संभालूंगा। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी उस ब्रीडर कर से सिस्टम का प्रोटेक्शन हटा देता है, जिसको देखकर सोल्जर भी एक पल के लिए चौंक जाता है। सिस्टम भी लगता है तेरी माँ का ये क्या कर दिया बे, हाथ यार साला इतनी मेहनत से तो मैं तुम्हें बचा रहा था, तो फिर ये बकचोदी क्यों? हाँ उधर बाई और इंग भी फेन को ऐसा करता देख परेशान थे। फेन बोलता है अरे चिंता मत करो, उस बुढ़े को मारना है ना तब तो ये करना ही पड़ेगा। तभी सोल्जर भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे ये पागल है क्या इसे नहीं पता कि वो इमोर्टल मास्टर साला बहुत आसानी से इसके एसेंस को चूस सकता है और ऊपर से इसकी लाइफ स्पैन भी खत्म हो सकती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी सिस्टम से पूछता है अच्छा ये बताओ मैंने तो सिर्फ अपना प्रोटेक्शन ही रिलीज किया ना, फिर आखिर क्यों इतने सारे लोगों में से उसने सिर्फ मुझे ही टारगेट किया? जिसे सुनने के बाद सिस्टम बताती है आई डोंट नो। तभी सोल्जर भी स्पेल्स को कास्ट करते हुए बोलता है अरे यंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मेरे पास कुछ तो है जिससे ये कर्स को रोका जा सकता है। तभी फेन भी उसे रोकते हुए बोलता है अरे टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। फिर गाँव से बोलता है तो तैयार हो जाओ हम धूम मचाने वाले हैं। वो भी या मैं समझ गया। अब आते हैं इमोर्टल मास्टर की ओर, जो कि उस गुफा में बैठे बैठे फेन के एसेंस को चूसे जा रहा था कि नाइस ये क्वालिटी सच में कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि वो लड़का जरूर स्पेशल है। तभी अपने बारे में बताता है कि जब मैं जवान था तब मैंने इमोर्टलिटी के बारे में सुना था और उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि बीसी अब तो मुझे यही बनना है और मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि अपना पूरा का पूरा 100% भी लगा दिया था, लेकिन क्या सक्सेस 1% नहीं मिली। फिर जाकर बाद में पता चला कि अगर दाऊ फ्रूट मिल जाए तब तो मैं बहुत आराम से इमोर्टल बन सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कहाँ और किस तरह मैं उस फ्रूट को ऑपरेट कर सकता हूँ। फिर क्या एक टाइम आया जब मैंने अपने घर और फैमिली को छोड़ने का फैसला किया, जिसे सुनकर माँ भी खुश नहीं थी। वो भी मुझे पकड़कर रोते हुए बोलती है कि क्यों तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाओ। और ये सब देखकर बुढ़ा भी बोलता है माँ ये क्या बकवास कर रही हो, मुझे तो लगता है कि आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तभी एक पील की बोतल को निकालते हुए बोलता है देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कल्टीवेटरों का रास्ता कितना अच्छा होता है। तो माँ ये लो पील इससे ये होगा कि तुम भी कल्टीवेशन सीख जाओगी। और जबरदस्ती उस पील को उसे खिला देता है। फिर क्या उस पील का रिएक्शन इतना हार्ड था कि वो उसे संभाल ही नहीं पाती और पूरा का पूरा शरीर ही गल जाता है और वो बस स्केलेटन के अलावा और कुछ भी नहीं रहती। और ये देखकर बुढ़ा बोलता है अगर कल्टीवेशन इनफ ना हो तब जबरदस्ती भी बॉडी के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ा जा सकता है, पर कोई नहीं, मौत तो किस्मत वालों को मिलती है। फिर अचानक
अचानक से एक दिन मुझे किसी के द्वारा वो बुक मिली, या फिर ये बोलो कि वो मेरे ही लिए बनी थी, जिसका नाम 5 प्रोफाउंड इंसेन स्पेक्ट्रम था। फिर क्या, उसे सीखने के बाद तो ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं इमोर्टलिटी की ओर एक और कदम आगे बढ़ गया। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर इमोर्टल मास्टर भी एसेंस को चूसे जा रहा था। फिर क्या, फुल खुश वो बोलता है फाइनली ट्रिबुलेशन आने वाला है। मेरा उस लड़की का चुनना सच में कामयाब हुआ। सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर पर, जो कि बूढ़े से बोलता है, अरे बुढ़ऊ तुझे देखकर तो ये लगता है कि तुझे ये पसंद आया, क्यों? वो भी, अरे बिल्कुल, इनफैक्ट ऐसा फॉर्मेशन जो चारों मौसम को होल्ड करता, उसे देखकर खुश क्यों ना हूँ भला। देखो, मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया और इतना करने के बाद मुझे ये पता चला कि अपने एसेंस के साथ इस फॉर्मेशन को मैं 2 या 3 ही बार प्रैक्टिस कर सकता हूँ। क्या बस इतना ही? ये तो बहुत कम है। बूढ़ा भी लाइक, बात तो सही है, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि उस इमोर्टल मास्टर को एक जगह पर लो करके रख सकूं, ताकि तुम गार्ड्सों को भेजकर उसे पकड़ सको। पर टेंशन की बात तो साला ये है कि इस फॉर्मेशन को अचानक से बनाने पर उस मास्टर को गार्ड्सों के द्वारा तो पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि सडन करने से दिक्कतें भी आ सकती है। पर तुम किसी और चीज से पकड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचते? कोई ना कोई चीज तो हो गई ना तुम्हारे पास। जिसे सुनने के बाद फैन बोलता है, ओह समझ गया। तो एक काम करता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस टाइम बूढ़े का जरूर लेवल अप होने वाला होगा, तो क्यों ना मैं हेल्प कर दूं। और तभी एक थंडर को निकालता है, नहीं समझे? अरे ये वही थंडर है जो कि इसके बाप ने उस थंडर ट्रिबुलेशन को मैनिपुलेट करके दिया था, और ये भी बोला था कि दुश्मन दिखाई देना तो सीधा उस पर फेंक देना। फिर क्या, काम तमाम। फैन भी थंडर को देखते हुए बोलता है, नाइस, आखिरकार आज इसका काम आ ही गया। तो बूढ़े, लेवल अप करना है ना, तो ट्रिबुलेशन तो झेलना ही पड़ेगा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। और इतना बोलता ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।